मंजिल की तरफ आते हुए। मेरे ख्याल में उन्होंने सोचा कि कल भी सर ने क्लास ना 4-5 मिनट लेट छोड़ी थी, तो अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो आएंगे इस अजम्पशन पे कि शायद पढ़ाई थोड़ी सी देर से स्टार्ट हो। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, अब हमें थोड़ा सा पेसअप करना है। ये भाई को याद होता है कितने दिन रह गए? 21 दिन रह गए। आज का दिन तो हो गया, 21 दिन, 21 वर्किंग डेज अब हमारे रह गए आज के दिन के बाद। तो हम लोगों ने कहानी शुरू की थी कंपनियों से, कंपनी के बेसिक फीचर्स। कंपनी में 3 तरह के बेसिक फीचर्स होते हैं जो पार्टनरशिप से अलग होते हैं। कुछ याद है किबला? इसमें जो होते हैं ओनर्स अलग होते हैं। ओनर्स और कंपनी अलग होती है, बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें जो टैक्स, प्रॉफिट पे टैक्स होता है वो कंपनी अलग पे करती है और जो ओनर्स हैं वो अलग पे करते हैं। जो टैक्स होता है वो कंपनी वाले अलग पे करते हैं, ओनर अलग पे करते हैं। इसका मतलब ये एक ही पॉइंट है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, एक अलग चीज़ है। ये एक पॉइंट हो गया। उसके अलावा कौन से ऐसे डिफरेंशिएटेड पॉइंट थे कंपनी में और पार्टनरशिप्स वगैरह में? एक तो ये ओनर और वो अलग अलग हो गए ना। दूसरा आप कुछ लाइबल का भी बोल रहे हैं? वो अपने बोलते थे नहीं, लाइबिलिटी। वो सर उसमें जो कंपनी होती है वो उसको मतलब वो लाइबल खुद लाइबल होती है। कंपनी खुद लाइबल होती है, लिमिटेड लाइबल होती है। और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि आप लोग लाइबल होते हैं अपनी उन अमाउंट्स तक जो आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। कंपनी में आप वहाँ तक लाइबल हैं, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है? पर्सनली लाइबल होते हैं। जो है जितना है आप सबके लिए आप जिम्मेदार होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? फिर हम एक स्टेप आगे गए और थोड़ा सा आगे करके हमें पता लगा कि एक और चीज़ भी है जो हमने कहा सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है, हमने कहा लिमिटेड लाइबिलिटी है। एक और चीज़ है जो डिफरेंट है। क्या है? शेयर्स होल्डर ओनर हैं और वो अपनी ओनरशिप बेच सकते हैं बगैर कंपनी को बताए। पार्टनरशिप को बगैर बताए कोई भाग नहीं सकता था। यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और चीज़ें मुसलसल एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एज मिल जाता है हमें कंपनी के अंदर कि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही होती है और परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। ये 3 पॉइंट्स में किसी का कोई सवाल? 3 पॉइंट सबको समझ आ रहे हैं? पक्का? ठीक है। अब उसके बाद एक स्टेप आगे चलते हैं। हमने कहा कि कंपनी की एक डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन होती है कंपनी की? कंपनी किसे कहते हैं? चल मैं इशारा दे देता हूँ। कंपनी उसे कहते हैं जो उसमें रजिस्टर हो। ठीक है। इन्होंने कहा कंपनी उसे कहते हैं अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। तो ये कंपनी लॉ क्या भला है? रिपील कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड अदरवाइज। तो कंपनी लॉ में 3 चीज़ें हमेशा आएंगी। रिपील, मरा हुआ कंपनी लॉ, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 और ऑल्सो दिस एक्ट। तो ये एक कहानी मैंने आपको बताई थी कि ये ऐसा क्यों हुआ कि 2 ईयर्स के आसपास अचानक से 2 लॉ आ गए कि 2016 में ऑर्डिनेंस आता है और 2017 में कंपनीज एक्ट आ जाता है। तो वो कहानी आपको समझ आई है? तो जगह जगह कंपनी लॉ में आपको एज में भी स्पेसिफाइड लिखा नजर आएगा। तो कुछ जगह उन्होंने स्पेसिफाई कर दी है और कुछ जगह वही सेक्शंस की वही वाले मसले हैं जो मैंने आपको बताए थे। सर एक साल में एक ऑर्डिनेंस और एक्ट आ सकता है? क्या एक साल में एक ऑर्डिनेंस और एक्ट आ सकता है? बेसिकली दिस इज नॉट अबाउट साल, दिस इज अबाउट 120 डेज। ऑर्डिनेंस की लाइफ होती है 120 दिन। अब अगर फर्ज करें ऑर्डिनेंस आया हो नवंबर में, फर्ज करें 2024 के नवंबर में एक ऑर्डिनेंस आए और 120 दिन में उसे 110वें दिन उसे बदल दिया जाए, तो 2024 में ऑर्डिनेंस होगा और 25 में एक्ट आया होगा। तो सुनने में लगेगा कि साल का फासला है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिनों का फासला था। तो ये चीज़ हम नहीं कहेंगे कि एक साल में एक एक्ट और ऑर्डिनेंस आ सकता है, नहीं, हम ये कहेंगे कि अगर ऑर्डिनेंस आया है तो फिर एक्ट कितने अरसे में आ सकता है। तो हम कहेंगे अगर ऑर्डिनेंस आया है तो आपने विद इन 120 डेज उसको या ओके करना होता है या रिजेक्ट करके अपनी तरफ से एक एक्ट लेके आना होता है। तो
तो इसके साथ वही हुआ कि 120 डेज़ के अंदर अंदर पार्लियामेंट ने इस पर एहतजाज किया और उन्होंने कहा इसके ऊपर हम एक्ट लेके आएंगे, और फिर वो उस पर एक्ट ले आए। 1984 के बाद एक्ट क्यों आया? जी, 1984 के बाद एक्ट क्यों नहीं आया है? चूँकि 1984 के बाद बड़े अरसे तक तो उन्हें लगा कि चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। यानी 1984 का ज़माना अगर आप थोड़ा सियासी जानकारी रखते हैं तो ये मार्शल लॉ वाला ज़माना था। फिर उसके बाद जब आगे गया तो 2-3 हुकूमतें बड़ी तेज़ी से चेंज हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी, एक आता था दूसरा गिरा देता था, दूसरा आता था पहला उसे गिरा देता था। तो 3-4 हुकूमतें बड़ी तेज़ी से बदली और 99 में दोबारा से मार्शल लॉ आ गया, परवेज़ मुशर्रफ। तो 1984 में जब एक लॉ बना तो वो 10, 11, 12 साल तक तो जाहिर है एक लॉ अच्छे तरीके से सर्व करता रहता है, लेटेस्ट होता है। चूँकि देखें कंप्यूटर्स तो फिर आए हैं 97 के आसपास, 95 में कंप्यूटर आया प्रॉपर तरीके से डॉस वाला, और 97 में आ गया ये जो विंडोज़ वाला था। तो 84 से लेके 95 तक तो कोई बहुत मेजर चेंज आई नहीं। और जब चेंज आई होगी और लोगों ने सोचा होगा इस पे काम करें, तो उस वक्त हुकूमत को यही होता था कि बस हमारी हुकूमत बच जाए। चूँकि एक हुकूमत बनाता था दूसरा गिरा देता था। उस ज़माने में 58(2)B रिवाइज नहीं हुआ था। सबके पास पावर होती थी कि वो असेंबलियाँ तहलील कर सकता था। तो 1-2 दफ़ा तो ऐसा हुआ कि सदर ने ही अचानक से सारी असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दें। तो उस वक्त तो मुल्क सियासी कशमकश में था। और फिर जब मुशर्रफ का एरा आया तो फिर चीज़ें थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हुई और वो सारा कुछ है। लेकिन जब वो स्टेबल हुई तो अब एक्ट नहीं आना था, चूँकि वो एक प्रेसिडेंट मुल्क पे हुकूमत कर रहा था। तो फिर उसके बाद एक टूटी भजी डेमोक्रेटिक हुकूमत आई काफ लीग वालों की 2003 से लेकर 2008, जिसमें मुशर्रफ ने अपने अंडर इलेक्शन करवाए और सबको पता था कि इलेक्शन में कौन जीतेगा, किस तरह से होगा मामला। और तो नून लीग से ही टूटा हुआ एक विंग था और उन्होंने जो है ना वो काफ लीग बनाई और उनकी हुकूमत रही। तो वो तकरीबन वही करते थे जो मुशर्रफ कह रहा होता था। तो फिर प्रॉपर डेमोक्रेसी मुल्क में वापस आई जब जरदारी आया, लेकिन वो एक बड़ी भयानक फॉर्म थी। वो अवाम जो मार्शल लॉ से तंग थे 2008 में और दुआ करते थे अल्लाह करे डेमोक्रेसी आ जाए, तो 2013 तक उनकी इतनी चीखें निकल चुकी थी, उन्हें समझ आ गया था कि डेमोक्रेसी से बड़ा इंतकाम कोई नहीं है मुल्क के साथ। क्योंकि वो बड़ा पाकिस्तान में जितना मुशर्रफ दौर में आईटी डेवलपमेंट्स और जो पाकिस्तान जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा था वो सारी ग्रोथ रिवर्स हो गई। तो बड़े अरसे बाद डेमोक्रेसी को मौका मिला था हुकूमत करने का, तो डेमोक्रेसी ने खुल के हुकूमत और पता नहीं क्या क्या किया। मुल्क में बिजली की एकदम से इतनी किल्लत हो गई कि 13-13, 18-18, 15-15 घंटे लोड शेडिंग होना शुरू हो गई। गैस के ज़खायर ख़त्म हो गए अचानक से मुल्क के, बैलेंस ऑफ पेमेंट बुरी तरह से आउट हो गया, रेलवे तकरीबन ख़त्म हो गया, रेलवे की ट्रेनें 3-3 दिन कॉमनली लेट होना शुरू हो गई, क्योंकि उन्हीं के अपने वज़ीर की अपनी बस सर्विस भी थी। तो वो 4-5 साल इतने ख़तरनाक गुजरे ना, और फ़ौज वालों ने सोचा था कि हम नहीं लगाएंगे अब मार्शल लॉ, हमने जो है ना अब डेमोक्रेसी को चलने देना है। तो उन्हें भी समझ आ गया कि ये मुल्क इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी चले, क्योंकि जब इतने सारे इंसान एक साथ अपने अपने इंटरेस्ट के साथ आएंगे तो वो मुल्क सही से नहीं चलाएंगे। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा तजर्बा किया। उन्होंने जब दोबारा इलेक्शन हुए तो कोशिश किया कि वो इलेक्शन काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो और उसमें चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो और 2-3 पार्टियों के पास जो है ना मुनासिब पावर आ जाए। तो उसमें वो एक ऐसा सेटअप बना जिसमें कुछ नून लीग के पास पावर थी, कुछ पीपल्स पार्टी के पास पावर थी, कुछ पीटीआई के पास सीट्स वगैरह थी। तो फिर वो जो हुकूमत चली है तो उस हुकूमत में इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने पंजाब में इनका बड़ा तजर्बा रहा था कि 5 साल में पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया था, लेकिन पंजाब अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इन्हें समझ आया कि नून लीग वाले जो है ना ये थोड़ा सा ज़रा पीपल्स पार्टी की निस्बत परफॉर्म करने में बेहतर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने ही सूबे को भी बहुत ज़्यादा वो फोकियत नहीं दी और नून लीग ने पंजाब को काफ़ी बेहतर बना दिया था। तो उस दफ़ा फिर नून लीग वालों को बारी मिली कि पूरा पाकिस्तान इनको दिया जाए। उन्होंने फिर काम वगैरह करने शुरू कर दिए। तो फिर डेमोक्रेसी में लोगों को समझ आया कि चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। थोड़ा सा फ़ौज ने भी सपोर्ट किया, फिर बाद में वो साइड पे हो गए और पक्की कस्में खा के बैठ गए कि अब हम मुदाखलत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि मुल्क डेमोक्रेटिकली चल पड़ा है। फिर अचानक से उनको हुआ कि अब जब चल पड़ा है तो हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एक बहुत ही इंटेलिजेंट गुड लुकिंग इंसान उन्हें मिला जो आवाम को बहुत पसंद भी था। उसने कहा जी मेरी पार्टी को ज़रा थोड़ा सा सपोर्ट करो, जो तुम कहोगे जैसे कहोगे मुल्क वैसे चलेगा।
तो अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा अजीबोगरीब सा अलाइंस हुआ है जिसमें इमरान खान जो कि अवामी लीडर था, लेकिन उसने देख लिया था 2-3 इलेक्शन में कि सिर्फ अवामी पावर से काम नहीं होता, सपोर्ट चाहिए होती है। उसने सपोर्ट ली और बहुत बुरी तरीके से इलेक्शन में रिगिंग वगैरह करके और फिर पीटीआई हुकूमत में आ गई। यानी ये जो अभी रिगिंग हुई है कुछ भी नहीं है। पता नहीं आप 2018 में बड़े किस एज के थे या आपका मतलब आप कितना आपका दिमाग काम करता था। तो 2018 में जो सॉफ्टवेयर था, जो इलेक्शन का सॉफ्टवेयर था, वही 1.5 दिन के लिए बंद बैठ गया था। इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट ही नहीं आए। इलेक्शन वाले दिन जो सारी चीज़ें जिस डेटाबेस में गई हैं, फॉर्म 47 दूर की बात है, 45 नहीं देखने दिया। एक दिन सुबह में इलेक्शन हुआ, अगले दिन शाम में रिजल्ट आया है कि हाँ भाई अब सॉफ्टवेयर ठीक हो गया, सॉफ्टवेयर ने ये बताया है। तो खैर अब वही वाली बात है कि वो सोए हुए शेर को जगा दिया था इमरान खान ने, वो अब दोबारा सोने का नाम नहीं ले रहे। तो मुशर्रफ के इराक़ के ख़ात्मे के बाद जो है ना, काफ़ी हद तक इनको था कि हम डेमोक्रेसी को चलने दें। फिर पीपल्स पार्टी के दौर की वजह से उन्हें लगा कि नहीं, शायद हमें ही वापस आना चाहिए। लेकिन उसके बाद नून लीग वाले बड़े अरसे से उन्होंने काम के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उस दफ़ा काम की नीयत से आए थे। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, इसहाक डार ने भी उस ज़माने में वो किया है। मुझे हर ज़माने में जहर लगते थे वो, लेकिन 2013 से 16-17 के दरमियान मैंने देखा उन्होंने बड़ी तेज़ी से काम किया था। तो मैं उस वक्त बड़ा हैरान हुआ कि जो काम कर रहा है तेज़ी से उसको भी रिप्लेस कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा उसको भी रिप्लेस कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मैं कुछ बागी जुमले कहता था और आप जैसे कुछ लोग जो कि पसंद करते थे उन पावर वाले लोगों को, आप कहते थे नहीं सर क्या बात कर रहे हैं। मैं मतलब बच्चों के सामने जब भी कोई बात करता हूँ कहते नहीं सर आपने इदारे को कुछ नहीं कहना है, इदारा बड़ा ज़बरदस्त है, पाकिस्तान के वसीद और मफाद में सोचता है। क्योंकि आपका अपना लीडर इदारे के साथ अलाइंस करके बैठा हुआ था। जब रिवर्स हुई कहानी तो इदारा अचानक से बुरा हो गया। तो इसलिए ना लॉ और ये वाली सारी स्टडीज़ हमें ये सिखाती हैं कि हमने शख्सियत परस्ती नहीं करनी, हमने देखना है मुल्क के साथ कब कौन कितना अच्छा कर रहा है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो चाहे वो दुश्मन पार्टी का है, मतलब मुस्तफ़ा कमाल MQM से है, मुझे बहुत सारे नज़रियाती इख्तिलाफ हैं MQM से, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने एक दफ़ा कराची की शक्ल बदल दी थी। तो मेरे नज़दीक वो मोहतरम आदमी है, चाहे वो जिस मर्जी जमात में हो। अगर उसने एक पूरे एक शहर को बहुत बेहतर तरीके से वो कर दिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वो डिज़र्व करता है कि उसकी अच्छी मैनेजमेंट हो। और अनफॉर्चुनेटली उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी नहीं है। सिर्फ 2 टोटल शहर ले दे के बच गए हैं जिनकी इंतज़ाम थोड़ा सा बेहतर है, एक लाहौर और एक इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वफाक की वजह से और लाहौर इसलिए कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो बहुत कंसर्न्ड होते हैं और उन्होंने कम अज़ कम शो ज़रूर करना होता है कि हमने अच्छा काम किया। तो इसलिए जो है ना वो बस आप लोगों ने भी कोशिश करना है कि ये सियासी जज्बात से दूर रहें, सियासी कैदी नहीं बनना, जेलों में नहीं चले जाना, जज्बाती नहीं होना। अगर कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा है तो वो अच्छा है, जो पाकिस्तान के लिए बुरा है तो जितना मर्ज़ी आपको अच्छा लगता हो वो फिर अच्छा नहीं है। तो सम टाइम क्या होता है कि एक बहुत बुरा आदमी भी बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलता है। और मुल्कों को चलाने के लिए, हमारे जैसे मुल्कों को चलाने के लिए अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए जो निज़ाम को भी समझते हो और थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुंडागर्दी को भी समझते हो। क्योंकि ये वो निज़ाम नहीं है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ऊपर जाएंगे और बैठ के पढ़े लिखे फ़ैसले करेंगे और मुल्क खुशहाल होगा। यहाँ वही लोटाक्रेसी चलनी है, वही इलेक्टेबल्स होने हैं, वही चंद लोगों ने जो है ना वो सिलेक्ट होना है। तो 2018 के इलेक्शन में भी इमरान खान ने कोई ख़ास कमाल नहीं किया, उसने 2 काम किए, एक दोस्ती की फ़ौज से और एक इलेक्टेबल्स बहुत सारी तादाद में ले आया अपने पास। लेकिन उसकी इतनी कंपेन में, इतनी जेन्युइन कंपेन, इतनी ट्रांसपेरेंट कंपेन, इतने अच्छे तरीके से उसने वो किया, बट उसको सपोर्ट नहीं मिली। एक आध इलेक्शन तो ऐसा था जिसमें सिर्फ 1 सीट मिली थी उसे। तो ये निज़ाम ऐसा है कि शायद ये डेमोक्रेसी इसका अच्छा सलूशन नहीं है। और पाकिस्तान ने जब ग्रो किया मार्शल लॉ के टाइम पर ग्रो किया, क्योंकि सबको पता होता है कि अब सर पे फौजी बैठा हुआ है, सारे सीधे हो गए होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं और सब गलत काम करते हुए डरते हैं कि भाई हमें फौजी ने नहीं छोड़ना। तो हमारे जैसे मुल्कों के हल तकरीबन ऐसे ही हैं, बुरों के ऊपर बुरी हुकूमत ही होती है, अच्छों पे अच्छी हुकूमत होती है। तो ये रूल है कि जैसे लोग होते हैं, जैसी रियाया है वैसा। तो चलें, अभी इस टाइम पे एक मिक्स सा माहौल चल रहा है कि अब मुझे लग रहा है कि उन्होंने एक आखिरी तजर्बा किया। वो लोग जिन्होंने आखिरी दफ़ा 2013 से 16-17 के दरमियान परफॉर्म किया था और ये लोग जो परफॉर्म करवा रहे हैं ये मिलजुल के चल रहे हैं। तो देखें, अगर इनके मिलजुल के चलने से चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएं तो जो भी हो, बस पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। हमारा तो बस ये है कि जो पाकिस्तान को सुधार दे, भाई वो जिस मर्जी ज़ात का है,
वो ईसाई है, हमें कोई मसला नहीं है उससे। वो चाहे ANP से है, चाहे वो MQM से है, अगर पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहा है तो हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है। हमने क्या करना है, सिर्फ अपने आप को बचाना है, कौमियत से बचाना है। इस टाइम पे ना पाकिस्तान में भी ये वॉर बहुत चलना शुरू हो गई है। जो भी सूबा वो अच्छा काम नहीं कर रहा ना, तो जब सूबे वाले से लोग, गवर्नमेंट से लोग पूछते हैं आप क्यों नहीं वैसा कर रहे हैं जैसे पंजाब वाले कर रहे हैं, जैसे फलाना कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, पाकिस्तानी तो बलोचों के खिलाफ है। तो KPK में आप जाएँ तो नफरत कर रहे हैं वो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान से, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि वो जब अपने लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम लोगों ने KPK में क्या किया, 10-11 साल से तुम लोग हुकूमत कर रहे हो, तो वो कह देते हैं जी पंजाब वाले खबीस लोग हैं, हमारे पैसे खा गए, ये हमें करने नहीं देते, उनका वज़ीर आज़म सर पे बैठा हुआ, हम क्या करें। तो हर सियासी जमात ने सबसे आसान सोल्यूशन ये निकाला है कि बस इल्ज़ाम लगा दो दूसरे सूबे के ऊपर। तो अभी अगले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा फियर है कि ये सूबाई वॉर शुरू हो जाएगी और इंडिया तो इस चक्कर में होगा। सबसे पहले तो बलूचिस्तान को अपने साथ करेगा, क्योंकि वो एरिया वाइज काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे कूप करना ज़रा ज़्यादा आसान है। तो फिर उसके बाद ये KPK, ये चाइना इस चक्कर में होगा कि ठीक है अगर ये आपस में लड़ रहे हैं तो ठीक है, ये फिर मेरा जोन बन जाए। तो एंड पे ले दे के पाकिस्तान पंजाब को कह रहे होंगे, क्योंकि सिंध तो अपने आप को एक अलग मुल्क बना चुके होंगे। वो किसी साथ अलायंस करें या ना करें, वो कहेंगे हमारा अपना मुल्क होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी एक मुल्क को लेके अलग हो जाएगी, जिस तरह से वो 1971 के आसपास हुई थी चीज़ें, तो उस तरह से दोबारा हो जाना है। तो इस टाइम पे बस एक कोशिश करें, सोशल मीडिया पे भी हर जगह नफ़रत से बचना है। ये जो इलाकाई नफ़रत है ना कि पश्तून ने क्या किया तो बलोच ने क्या किया, तो पंजाबी कैसा है तो सराइकी कैसा है, इस चीज़ से बचें। इस वक्त मुल्क को शिया सुन्नी फसादात के मसले नहीं हैं, वो बड़े पुराने ज़माने के होते थे। अभी एक इशू पारा चनार वाला है, ऑब्वियसली वो एक सेंसिटिव इशू है और उसके ऊपर मुल्क में एक वो है, लेकिन वो वन ऑफ इशू है। अदरवाइज़ मुल्क में अब ये शिया सुन्नी और इस तरह के फसाद नहीं है। अब मुल्क में जो असल फसाद होना है ना, वो होना है इलाकाई बेस पे। और आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरह की किसी कंपेन का हिस्सा ना बने, इस तरह के किसी ग्रुप को सपोर्ट ना करें, इस तरह की किसी पोस्ट को मत शेयर करें, नहीं तो अपना ही पाकिस्तान अपनी आंखों के सामने टूट रहा होगा। और सारे लोग बैठ के सोच रहे होंगे कि मुल्क से बाहर जाएंगे तो बचत है, मुल्क में रह के तो हम तबाह हो जाएंगे। तो हम लोगों ने पाकिस्तान को बचाना है, आप लोगों ने कल को आगे आना है। हम इस वक्त मौजूद हैं, हम सब पाकिस्तान की इकाई हैं, हम 200-200 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो कोशिश एटलीस्ट सब लोगों को करनी चाहिए कि वो खुद अच्छे हों। हम कहते हैं दूसरे अच्छे हो जाएं तो फिर हम अच्छे हों। हम अगर अच्छे होकर सही से इर्द गिर्द के माशरे में अच्छाई फैलाएं तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहुत मादनियात हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में भी गवर्नमेंट चलना शुरू हो जाती है ना, तो हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से चल पड़ते हैं। फिर आबादी हमारे मुल्क में, तो बिजनेसेस सस्टेन करते हैं। जब बिज़नेस सस्टेन करता है तो इकॉनमी चल पड़ती है। लेकिन अगर लड़ाइयाँ होंगी, दंगे फसाद होंगे और सूबे एक दूसरे से लड़ेंगे और एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे, तो फिर ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान। तो वापस इधर आते हैं। और दूसरा ये, क्योंकि इन सियासतदानों ने हमें लड़वा के कुछ नहीं करना है। ये सराइकिस्तान और ये जो ये वाला था जनूबी पंजाब, अब मेरी फैमिली 3 साल भावलपुर रही है, तो मैं जब वहाँ जाता था तो मैं देखता था कि बाकायदा लोगों को नफ़रत होती थी कि वो वाला पंजाब तो खुशहाल है और ये वाले पंजाब के साथ बुरी हो रही है। और जनरली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपेन थी कि जी पंजाब को 2 सूबों में तकसीम कर दिया जाए, वो इस तरह से करके। तो फिर ये जो बुज़दार एंड एसोसिएट्स आए थे, ये इसी नारे के साथ आए थे कि हम एक अलग सूबा बनाएंगे अपने इलाके के लोगों के लिए। इतनी पावरफुल गवर्नमेंट में होने के बावजूद वो सूबा नहीं बना के गए। इसका मतलब है सिर्फ मजाक किया था उन्होंने, लोगों के जज्बात के साथ खेला था, सिर्फ वोट लेने के लिए उन्होंने लोगों को पागल बनाया था। मान लेते हैं सराइकिस्तान ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, तो फिर बनाते। जब आप पावर में भी थे, जब पंजाब भी आपके पास था, पाकिस्तान भी आपके पास था, कानून साजी भी आपके पास थी, अगर उसके बाद भी सूबा अलग से नहीं बनाया या नहीं बना सके, तो इसका मतलब है कि आप फिर सिंसियर नहीं थे। आप सिर्फ लोगों को इमोशनल करके पागल बना के उनका वोट लेके आए थे कि हाँ हम तुम्हारे लिए अलग सूबा बनाएंगे, परेशान मत हो। तो ये करते हैं सियासतदान, हमें आपस में लड़वा देते हैं। और उसके बाद ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आजकल हॉस्टलों में भी जो है ना, ये इस तरह के हल्के हल्के से आपस में इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं कि ये सराइकी है तो ये KPK से आया, और KPK वाला कहता तुम पंजाब वाले हमें खा गए, और फलाना फलाना। आपस में स्टूडेंट्स लड़ना शुरू हो गए हैं, आपस में कौम लड़ना शुरू हो गई है। तो कम से कम एटलीस्ट इस वक्त जितने लोग क्लास में मौजूद हैं, यही अगर अपने हिस्से का अच्छाई फैलाने की कोशिश कर लें, तो इसी तरह से छोटे छोटे यूनिट्स अगर अच्छा सोचेंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान अच्छा होगा। हम दूसरों को बुरा कह देते हैं कि जी पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं, हम खुद भी तो पाकिस्तानी ही हैं, और वो इसलिए बुरे हैं कि शायद हमें मौका था और हमने नहीं बताया।
अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर हमारे दीन के मेन सतून है। हमने अच्छाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है। तो अगर आपको कुछ बुरा होता नज़र आ रहा है तो कोशिश करें उसे रोकें, और फिर पता है आपको ईमान के दर्जे का हाथ से रोकें, ज़बान से रोकें, कम से कम कुछ नहीं कर सकता तो ये समझें, दिल में बुरा मान लें कि हाँ भाई ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। तो हमारे पास मार्जिन था तो हमने तकरीर कर ली। इधर वापस आते हैं, हमने फिर कंपनियों की कैटेगरीज देखने की कोशिश की। हमने कहा जी एक बॉडी कॉर्पोरेट लफ्ज़ होता है जिसमें सारी तरह की कंपनियां आ जाती हैं। ये क्या होता है बॉडी कॉर्पोरेट? कौन सी तरह की कंपनियां इसमें आती हैं? 3 चीज़ें इसमें आती हैं, वो 3 कौन बताएगा? किबला। कंपनीज एक्ट वाली, जिनको उनके रेलेवेंट स्टैचू लॉ को कहते हैं, जो उनके रेलेवेंट लॉ ने जिनको कह दिया होगा तुम कंपनी हो। आउटसाइड पाकिस्तान जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं, ये 3 तरह की कंपनियां इन होंगी, 2 तरह की आउट होंगी, 2 माइनस करेंगे। ये ब्लैक जैकेट में जो भाई ऐसे करके ये वाले, जी 2 आउट कौन सी करनी है? आज फर्स्ट डे है, आपसे पीछे वाले भाई 2 आउट कौन सी करनी है? बॉडी कॉर्पोरेट में 3 शामिल होती हैं, 2 शामिल नहीं होती। जो नहीं शामिल होती वो कौन सी हैं? जी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लॉ में रजिस्टर हुई है वो नहीं काउंट करनी। हिंट है इसाक डार, जिसको रेलेवेंट फेडरल मिनिस्टर कह दे कि इसको हमने काउंट नहीं करना, यानी कि ये जुमले उसने अपने लिए लिखे थे लेकिन वो खुद भी इन जुमलों को यूज़ नहीं कर सका। तो 2 चीज़ें काउंट नहीं होंगी, 3 चीज़ें काउंट होंगी। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में किसी भाई किसी बहन का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? सब क्लियर है? पक्का? एक स्टेप आगे बढ़े और हमने कहा कि कंपनियों की 3 कैटेगरीज हैं। वैसे तो हमने एक बीच में फॉरेन कंपनी भी पढ़ी थी। फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान होती है, पहली शर्त। लेकिन दूसरी ज़्यादा ज़रूरी शर्त है कि उसका पाकिस्तान से कोई कनेक्शन हो। कैसा कनेक्शन हो? ऑफिस हो, या तो प्लेस ऑफ बिजनेस हो, या कोई लाइजोन ऑफिस हो, और एजेंट हो सकता है, खुद हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर वो पाकिस्तान में कनेक्टेड हैं तो बाहर की कंपनी जो पाकिस्तान में मौजूद है उसको, ये नई स्कीम जब डेवलप हो रही थी और इसके ऊपर वो सिलेबस पे बात कर रहे थे तो मैंने काफ़ी शोर मचाया है ये फॉरेन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को सिलेबस से हटवाने के लिए। ये हम ये जो पढ़ रहे हैं ना बॉडी कॉर्पोरेट और फॉरेन कंपनी, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, पूरे सिलेबस में इसका जिक्र ही नहीं है दोबारा। पता तो चल जाता है, बस पता लग जाता है। यूँ पता लगने के लिए तो हमारे पास बेतहाशा तरह की कंपनी है। बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन डाल देते, इंश्योरेंस की डेफिनेशन डाल देते। तो फॉरेन कंपनी बस हमें सुन के मज़ा आता है, लेकिन या तो हम पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद सिलेबस में 3-4 जगह लिखा होता है कि जो फॉरेन कंपनी है उनके लिए ये रूल है और जो लोकल कंपनी है उनके लिए ये रूल्स हैं। तो बस ये फॉरेन कंपनी हमने पढ़ी है, लेकिन बस अब आपने भूल जाना है इसको, बुरा ख्वाब समझ के बस पेपर के लिए याद रख लेना है, लेकिन हमारे सिलेबस में कहीं और दोबारा फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है। फिर हम आगे गए, हमने कहा लायबिलिटी के हिसाब से कंपनियां 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। लायबिलिटी के हिसाब से लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय और अनलिमिटेड कंपनी। ये लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या लायबिलिटी होती है लोगों की? कंपनी की कितनी लायबिलिटी होती है, कहाँ तक होती है? जो मेमोरेंडम में लिखी होती है कि कंपनी का इतना शेयर कैपिटल। भाई मेमोरेंडम तो वो है जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए है। अब कंपनी कितने शेयर कैपिटल के साथ है वहाँ तक उसकी लायबिलिटी है। अच्छा, कंपनी की लायबिलिटी है अपने शेयर कैपिटल तक, तो मेंबर्स की लायबिलिटी कहाँ तक है? उनके शेयर्स तक। देख लें, सोच लें, 2 लाख के शेयर्स थे, मेंबर ने 2 लाख दे के शेयर्स खरीद लिए, तो उसका 2 लाख कंपनी के पास चला गया। अब मेंबर की कितनी लायबिलिटी है? मामला पेचीदा होता जा रहा है। कंपनी 10 लाख शेयर कैपिटल था, एक भाई साहब ने 2 लाख के शेयर खरीदे, 2 लाख कंपनी को दिए, कंपनी ने उसको शेयर दे दिए। अब कंपनी कितनी लायबल है और वो बंदा कितना लायबल है? वो बंदा 0 रुपीस के लिए लायबल है। 2 लाख के शेयर्स थे, उसने सारे पैसे दे के खरीद लिए, अब उसका 2 लाख उस बॉक्स में आ गया। अब कंपनी का 10 लाख शेयर कैपिटल और कंपनी को 10 लाख मिल चुका है पहले दिन, तो कंपनी लायबल है 10 लाख के लिए, पेड अप शेयर कैपिटल के लिए, और वो बंदा 0, कोई लायबिलिटी नहीं है। कौन सी सूरत में उसकी लायबिलिटी होगी? सर अगर वो गारंटी लिमिटेड,
गारंटी लिमिटेड में भी होती है, लेकिन शेयर्स वाले में भी एक खास केस में उसकी लायबिलिटी थोड़ी बहुत बन जाती है अगर रिमेनिंग अनपेड हो। ये जो 2 लाख के शेयर्स हैं, अगर उसने 1,90,000 भरा है और 10,000 का उधार किया हुआ है तो इतने की लायबल है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो होती है जो लायबल होती है अपने शेयर कैपिटल तक, ज़्यादा प्यारे अल्फाज हैं, अपने पेड अप शेयर कैपिटल तक। और मेंबर लायबल होते हैं इफ एनी अनपेड शेयर्स। अदरवाइज मेंबर्स ने अगर एक लिमिटेड बाय शेयर के शेयर्स खरीद लिए तो मेंबर्स को कोई घर से नहीं बुला के लेके आएगा कि अब तुम पैसे दो, कंपनी पे बुरा टाइम आ गया। क्या लिमिटेड बाय शेयर समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है कि लिमिटेड बाय शेयर एक कंपनी है जिसका जितना कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, कंपनी वहां तक लायबल है, उससे ज्यादा के लायबल नहीं है। और मेंबर कहां तक लायबल है? जो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है। अच्छा, फिर गारंटी लिमिटेड कंपनी थी, ये गारंटी लिमिटेड कंपनी कहां तक लायबल होती है? ओनर गारंटी देते हैं और ओनर वहां तक लायबल होते हैं जितनी उन्होंने गारंटी दी है। वो पहले दिन वो पैसे नहीं देते कंपनी को, वो एक वादा कर लेते हैं कि हम लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, जितना भी, हम इतनी अमाउंट देंगे अगर कंपनी पे बुरा वक्त आया। तो अगर कंपनी बुरे टाइम पे होगी तो कंपनी के अगर एसेट्स बेच के हमारा नहीं पूरा हुआ तो हम कैसे पकड़ेंगे? मेंबर से, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पकड़ सकते हैं? जो गारंटी अमाउंट उन्होंने कही है उतनी। अगर बंदा वादे से मुकर जाए तो ये कानून है, ये कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ को एससीसीपी लेके चल रहा है, तो एससीसीपी पर उस बंदे को सजा देगा, वो बंदा बाउंड होगा। डिफरेंट तरह की पेनल्टीज पड़ती हैं इसमें। कंपनी लॉ में लोगों को उठा के जेल में भी डाला जा सकता है और लोगों को कई मिलियन के फाइन्स तक किए जा सकते हैं। तो अगर एक बंदे ने गारंटी दी थी और उस दिन उसने पैसे ना दिए तो फिर एससीसीपी को कह के उस बंदे के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये कंपनियों में और पार्टनरशिप में फ़र्क होता है। पार्टनरशिप में लोग मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं, कंपनियों में भागना इतना आसान नहीं होता। कंपनियों में आपका हर चीज़ रिकॉर्ड हुई हुई होती है, आपके अकाउंट्स, आपके बैंक स्टेटमेंट्स कनेक्ट हुए हुए होते हैं कंपनी के साथ। गारंटी लिमिटेड कंपनी सबको समझ आ रही है? गारंटी लिमिटेड कंपनी में अगर शेयर कैपिटल भी हुआ, भाजन अगर इसमें शेयर कैपिटल भी डाल दिया तो कब क्या होगा? तो वो शेयर वाली जो अनपेड अमाउंट, जो शेयर की अनपेड अमाउंट वाली लायबिलिटी वो भी ऐड हो जाएगी और जो गारंटी थी वो तो है ही है। फिर एक अनलिमिटेड कंपनी होती है, उसमें लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती। बाकी सारे होते हैं लेकिन लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती। सब कुछ कंपनियों जैसा होता है, लेकिन अगर कंपनी पे बुरा वक्त आया तो चाहे 25 करोड़ का नुकसान हुआ है, पहले कंपनी के साथ से बिक जाएंगे, फिर जो रिमेनिंग होगा वो कैसे पूछेंगे? मेंबर से जाकर रिकवर करेंगे। तो कल हमने जितना पढ़ा है उसमें किसी भाई किसी बहन का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? पक्का? आगे चलें। अब कंपनियों को एक और तरह से हम कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे जिसको हम कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। आज हमारे 2 तरह के मेन टॉपिक्स हैं। एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस देखना है, एक होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह को देखते हुए एक और डेफिनेशन है वो हम साथ इंशाल्लाह देख लेंगे। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, टैक्स में पढ़ा है आपने ऐसा कुछ? अगर आप टैक्स पढ़ रहे हैं तो टैक्स में भी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, लेकिन मेरी अजम्पशन ये है कि अगर आप टैक्स नहीं पढ़ रहे तो थोड़ा सा देखते हैं। प्राइवेट नाम से ही लग रहा है कि प्राइवेट मतलब चंद खास लोग सिलेक्टेड से साइड पे करके, और पब्लिक का मतलब है अवाम, जिसमें जनता आ जाए। तो पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी ऐसी होती है जो इसलिए बनाई गई होती है कि बस थोड़े से लोग उसके अंदर एंटर हो। तो पब्लिक कंपनी की लॉ ने जो डेफिनेशन दी है वो बड़ी मजाकिया सी है। वो कहते हैं पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो ये डेफिनेशन तो आईकेएफ कभी पूछने वाला नहीं है कि पब्लिक कंपनी कैसे कहते हैं। अगर वो पूछे और 3 नंबर के लिए हो तो आपने कहना है पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं होती, यानी कि ये वाली नहीं होती। तो नीचे पे प्राइवेट कंपनी हमें बतानी पड़ेगी। अब प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी ऐसी है जो रिस्ट्रिक्ट कर रही है, लोगों को महदूद कर रही है, लोगों को बहुत सारे काम नहीं करने दे रही। फॉर एग्जांपल, इस कंपनी में आपको एक रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है कि आप मैक्सिमम 50 मेंबर्स तक जाएंगे। ये कंपनी जब बना रहे होते हैं ना तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मेमोरेंडम आपने पढ़ा ना, इसी तरह से आर्टिकल्स भी एक डॉक्यूमेंट होता है। तो आप इसको बनाते हुए इसके डॉक्यूमेंट्स में लिख देते हैं कि भाई हम 50 मेंबर से ऊपर नहीं जाएंगे, और मेंबर्स एम्प्लॉइज जितने मर्जी हों, एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना, हम 50 से ज़्यादा
मेंबर्स नहीं रखेंगे, देन हमारे मेंबर्स अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं करेंगे आराम से। मेंबर्स पे शेयर ट्रांसफर करने की रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। प्राइवेट कंपनी एक छोटा सा सेटअप जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होंगे, 50, और इसके मेंबर्स अपने शेयर आराम से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त रूल्स होते हैं, जब तक वो सबसे ना पूछ लें तब तक वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और तीसरा, आप कहते हैं हम पब्लिक को इनवाइट भी नहीं करेंगे। क्या मतलब? वो जो हम जनरल पब्लिक को नहीं कहते कि आओ और हमारे शेयर्स खरीदो अगर हमें ज़रा ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये वाली कंपनी जनरल पब्लिक को नहीं बुला सकती। तो एक बड़ी फंसी हुई कंपनी है जो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती, उसके मेंबर्स शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और आप बाहर की दुनिया को बुला के कंपनी का मेंबर नहीं बना सकते। इतनी फंसी हुई कंपनी बनाने की क्या ज़रूरत है? ताकि वो लिमिटेड लायबिलिटी को एंजॉय करें। नहीं तो ज़्यादा लोग होंगे तो भी तो लिमिटेड लायबिलिटी तो रहेगी। इंतज़ामिया चंद हाथों में रहे, सिलेक्टिव मेंबर्स हो, ओनरशिप चंद हाथों में हो और चंद लोग ही कंपनी को एंजॉय करें, बजाय इसके कि हज़ारों मेंबर्स हो, एक छोटा सा ओनरशिप सेटअप हो और वो चला रहे हो। अगर रिलेटिव्स वगैरह मिलके कंपनी बना रहे हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई और लोग भी आएँ। एक फैमिली है, वो अपना फैमिली बिजनेस कंपनी में शिफ्ट कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। 5-7 दोस्त मिलके कंपनी बना रहे हैं तो वो प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। वही मेंबर बनेंगे, वही मेंबर जी, जिनका कंपनी में कंसेंट हो, जिनका कंपनी में कंसेंट हो कंपनी वाले। वरना पब्लिक कंपनी में तो कभी भी कोई भी उठ के किसी को भी शेयर बेच दे। याद है वो कल ए ने अचानक से 1 लाख शेयर पता नहीं कितनों को बेच दिए। तो पब्लिक कंपनी में कंट्रोल नहीं होता, प्राइवेट कंपनी में कंट्रोल होता है। तो नॉर्मली जब लोग दोस्त मिलके कंपनी बनाते हैं, प्राइवेट सेटअप कंपनी बनाता है, कोई फैमिली कंपनी बनाती है या कोई पहली दफ़ा कंपनी बनाता है, तो वो नहीं चाहता कि कंपनी बहुत बड़े पैमाने पे चले और वो उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाता है। मैं इसकी अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि 7 दोस्त हैं, 7 दोस्तों ने मिलके सोचा कि हमारी एक खुद की कंपनी होनी चाहिए। उन्होंने बड़े अरसे वो इकट्ठे थे, दोस्त थे, उन्होंने सोचा था हम एक कंपनी बनाएंगे, उसमें ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। जिस दिन कंपनी बनाई उस दिन सब लोगों ने एक दूसरे से वचन लिया कि हम में से कोई इस कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा और इस कंपनी में बाहर के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये कंपनी हमेशा हम 7 दोस्तों के दरमियान रहनी चाहिए। तो एक दफ़ा उनमें से 3-4 दोस्तों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी। एक सेठ आया, उस सेठ ने कहा भाई मेरे से इतने लाख रुपए लो और मुझे कंपनी के वो तुम 4 लोग अपनी ओनरशिप मुझे दे दो। उन 4 लोगों ने ओनरशिप दे दी उस सेठ को। जब अगले दिन बकाया 3 लोग कंपनी में आए तो सामने सेठ मेन सीट पे बैठा हुआ था। पहले इन सब लोगों के 7 कुर्सियां होती थी बड़ी वाली, गोल गोल घूमने वाली। अब जब वो आए तो देखा सामने एक बड़ी कुर्सी पे एक सेठ बैठा हुआ है, वो गोल गोल घूम रहा है और इन लोगों को छोटी छोटी सी कुर्सियां रख के दे दी हैं 3। तो इन लोगों ने आके कहा इन 3 ने कि यार आप कौन है, ये क्या बदतमीजी है, आपने हम 7 लोगों की, हम 7 कंपनी के जो ओनर्स हैं, आपने हमारी कुर्सियां कहाँ की हैं और इतनी बड़ी कुर्सी पे आप अकेले बैठे हुए हैं, आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे कंपनी आपके बाप की हो। कि मेरे बाप की ही कंपनी है, जो मेरे बाप ने मुझे पैसा दिया था मैंने उस कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं। अब ये कंपनी में वो होगा जो मैं कहूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, 4 और दोस्त हैं जिनसे हमने वचन लिया है कि वो दोस्ती के नाते कभी भी इस कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो तुम क्या बात कर रहे हो। तो वो कहेंगे कि भाई बात ये है कि आपने उनसे ज़बानी वचन लिया था, आप उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते और किसी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते जिसमें उसको कोई बिज़नेस करने से रोका जाए। तो वो कहेगा कि भाई आप लोगों की गलती ये हुई है कि आप फास्ट ट्रैक के 3रे दिन छुट्टी पे थे जब अब्दी साहब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बता रहे थे। अगर आपने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन उस दिन समझ ली होती और अपने आप को पहले से ही दिन से प्राइवेट कंपनी बनाया होता तो आपके मेंबर्स आपसे पूछे बगैर शेयर ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते थे। तो इसलिए लोग इतनी फंसी हुई कंपनी बनाते हैं कि समटाइम जो फैमिली बिजनेस होता है या जो दोस्तों के दरमियान बिजनेस होता है, जो छोटा बिजनेस होता है, उसमें वो चाहते हैं कि बस ये 4-5 3-4 ओनर्स ही रहें, इससे ज़्यादा लोग ना आए इसमें। तो फिर आप बनाते हैं एक प्राइवेट कंपनी। और अगर आप कहते हैं कि ठीक है हमें कभी भी ज़रूरत पड़े आम आवाम आए उनसे पैसे लें, उनको शेयर्स इशू करें, तो फिर आप क्या बनाएंगे, पब्लिक कंपनी। अच्छा, कंपनी बनने के बाद पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक शिफ्ट हो सकती है, बट एट द स्टार्ट जिस वक्त आप कंपनी बनाते हैं पहले दिन आपको डिफाइन करना होता है अपने आर्टिकल्स में। जैसे मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल्स में आप लिखते हैं, अगर आपने वो 3 शर्तें लिख दी तो आप बन जाएंगे प्राइवेट कंपनी।
अगर उन 3 में से एक भी शर्त छोड़ दी तो आप प्राइवेट नहीं है, और जो प्राइवेट नहीं होता वो क्या होता है, वो पब्लिक होता है। याद रहेगा। अब इसमें वाहिद एक टेक्निकल बात ये है कि समटाइम क्या होता है कि 3-4 लोग मिलके शेयर्स खरीद रहे होते हैं। जैसे एक बाप के मरने के बाद उसके 3-4 बच्चों को शेयर्स कंबाइंड मिल जाते हैं, तो जो कंबाइंड शेयर होल्डर्स होंगे उनको तादाद में एक काउंट करेंगे। तो जो 50 लिखा हुआ है ना, अगर 4 लोगों ने मिलके शेयर्स खरीदे हुए हैं, एक काउंट। भाई देखें ना, अगर कंपनी के फर्ज करें 48 मेंबर्स हैं, एक बंदे की डेथ हो गई और उसके 4 बच्चों को शेयर्स मिल जाएंगे, उसके शेयर ट्रांसफर करने पे पाबंदी है, लेकिन मरने पे तो बच्चों को तो मुंतकिल हो जाएंगे शेयर्स। तो अब वो 4 अगर आ गए तो हम तो 50 से ऊपर चले जाएंगे। तो उसका टोटका लॉ ने बताया कि उन चारों को क्या करो, कंबाइंड शेयर्स दे दो, और काउंट होंगे वो एक मेंबर के तौर पे। किताब से पूछते हैं। पब्लिक कंपनी, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इनके ऊपर बाद में आते हैं। प्राइवेट कंपनी में एक खास फॉर्म होती है सिंगल मेंबर कंपनी, इसको भी छोड़ते हैं, हम बात कर रहे हैं अदर प्राइवेट कंपनी की। कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड बाय एटलीस्ट 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर से ये कंपनी रजिस्टर हो सकती है। और ये रिस्ट्रिक्ट करती है, क्या रिस्ट्रिक्ट करती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50, जो जॉइंट शेयर होल्ड कर रहे हैं वो एक दफा काउंट होंगे। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है, राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स बाय इट्स मेंबर्स सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। एक्ट में अगर किसी और जगह लिख दिया हो तो वो एक अलग चक्कर है, लेकिन फिलहाल राइट टू ट्रांसफर पे पाबंदी है। वो बताना चाह रहे हैं कि पक्की पाबंदी नहीं है। अगर लॉ हमें कह देगा कि क्या, तो वो मैंने आपको बता दिया था कि लॉ ने एक जगह बताया हुआ, सेक्शन 76 है, सिलेबस में नहीं है। ये लोग आपस में एक दूसरे की रजामंदी से अगर 100% लोग राजी हों तो फिर बाहर के बंदों को शेयर बेच सकते हैं। यानी अगर इनमें से किसी को पैसे की भी जरूरत होगी तो वो बाहर के बंदे को नहीं बेच सकता, वो पहले कंपनी के ही बंदे को ही ऑफर करेगा। और अगर कंपनी वाले उससे शेयर नहीं खरीदेंगे और सब उसे इजाजत दे देंगे तो फिर वो बाहर के बंदे को शेयर बेच के जा सकता है। तो पहला, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे, 50, और दूसरा मेंबर्स पे शेयर ट्रांसफर करने के ऊपर पाबंदी है, सिवाय वहां जहां कंपनी लॉ रिलैक्स कर दे। तीसरा, इनविटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, इनवाइट करना एप्लीकेशंस, किससे, फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स या रिडीमेबल कैपिटल। सिर्फ शेयर्स ही नहीं ना होते, कई तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें लोग आप में खर्च करते हैं और आपसे वो सारी चीज़ें ले जाते हैं। अब मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि पीआरसी के अंदर थोड़ा सा फाइनेंस के सोर्सेज का हल्का सा जिक्र है, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर होते हैं, फलाना होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता है कि कंपनी को लोग जब पैसे देते हैं तो कंपनी उनको कोई कागज़ देती है जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, ऑर्डिनरी शेयर हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी लोगों को बुलाएगी नहीं कि आओ हमारी सिक्योरिटीज़ खरीदो। तो 3 रिस्ट्रिक्शन क्या है, 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने, ट्रांसफ़र के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, और तीसरा इनवाइट नहीं कर सकते। तो ये बन जाएगी प्राइवेट, और जो प्राइवेट नहीं होगी वो पब्लिक। प्राइवेट कंपनी की एक बड़ी स्पेशल किस्म है, प्राइवेट कंपनी नॉर्मली बनती है 2 मेंबर से, लेकिन एक स्पेशल किस्म ये है कि अगर एक कंपनी और उसके 100% शेयर्स एक ही बंदा खरीद ले, उसको बोलते हैं एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी, विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मेंबर हु इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वही मेंबर होता है, वही मेन डायरेक्टर होता है, उसके अलावा डायरेक्टर्स हो सकते हैं लेकिन मेनली वही डायरेक्टर होता है। ऐसी कंपनियों को बाकियों से डिफरेंशिएट करने के लिए उनके नाम के एंड पे लिख देते हैं SMC-प्राइवेट, कि ये सादा कंपनी नहीं है, ये एक सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी है। तो सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट कंपनी की एक एक्सट्रीम फॉर्म है जो एक बंदे से भी बन जाती है। अगर 100% शेयर्स किसी एक बंदे को मिल जाएं तो वो बन जाएगी SMC। तो प्राइवेट कंपनी की 2 किस्में हो गई, SMC और अदर प्राइवेट कंपनी। तो जब भी आई के पूछेगा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन तो हम बेसिकली ये बताएंगे, SMC एक स्पेशल किस्म की प्राइवेट कंपनी है। तो नॉर्मली प्राइवेट कंपनी से मुराद हमारी ये वाली होती है, और जो प्राइवेट नहीं होगी वो पब्लिक होगी। यहाँ तक बात समझ आ रही है? सर ये सोल ट्रेडर जैसी नहीं है? जी ये सोल ट्रेडर जैसी है। दिस कैन हैपन। आप सोल ट्रेडर हैं, आप अपना सारा सेटअप उठाएं और एक सिंगल मेंबर कंपनी बना दें। आप अपने बिजनेस को एक कंपनी में शिफ्ट कर लें और अपनी लायबिलिटी लिमिटेड कर लें। अब आप में से कुछ लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ होगा, सोल ट्रेडर को एडमिसिबल एक्सपेंसेस के बड़े मसले होते हैं। सोल ट्रेडर है, अगर वो अपने ही बिजनेस से खुद सैलरी ले रहा है तो टैक्स इसको एक्सपेंस के तौर पे काउंट नहीं करता। अगर वो अपने बिजनेस से अपने घर के कुछ खर्चे कर रहा है तो टैक्स वाले उसे सेपरेट नहीं काउंट करते। क्योंकि सोल ट्रेडर का बिजनेस और सोल ट्रेडर ये वन एंड द सेम थिंग है, लेकिन कंपनी और कंपनी के ओनर्स
तो अगर ये अपने बिजनेस को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करा दे और वो कंपनी इस बंदे को सैलरी दे, अलाउड है। कंपनी का एक्सपेंस है कि कंपनी ने अपने एक डायरेक्टर को सैलरी दी, तो लोग तो कंपनी बना के लूट मचा देते हैं। कंपनी बनाई, फॉर एग्जांपल मैं ये SBI को कंपनी बनाता हूँ और मैं कहूँ जी मैं SBI में डायरेक्टर हूँ, तो मैं इस चीज़ की सैलरी लेता हूँ, तो SBI जो मुझे पैसे दे वो भी SBI का एक्सपेंस हो। यानी यूँ समझे कि मैं जो बीच में से अगर कभी कोई प्रॉफिट हुआ वो निकालूँ तो मैं उसे प्रॉफिट का नाम ना दूँ, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और उतना निकालूँ जिसके ऊपर टैक्स भी नहीं पड़ता। तो नंबर 1 जो मुझे कंपनी से मिलेगा वो सैलरी है, कंपनी की नज़र में वो एक्सपेंस है, कंपनी को उसके ऊपर टैक्स नहीं पड़ेगा। फिर मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो, मैं SBI के कार्ड से पेट्रोल डलवा लूँ, SBI के रिकॉर्ड में आ जाए हमारे डायरेक्टर को हमने ऑफिशियल कामों से जो भेजा था उसके ऊपर हमारा पेट्रोल लगा, तो फिर मेरे घर का बिजली का बिल कंपनी पे करेगी। SBI ने अपने डायरेक्टर को जब वो घर से बैठ के काम कर रहा था फैसिलिटेट करने के लिए घर में इंटरनेट लगवा के दिया, बिजली के उसके बिल भरे, फलाना किया, जस्ट बिकॉज कि वो कंपनी के लिए ऑफिशियली काम कर रहा था। तो फिर मेरे मिसेस के नाम पे पैसे निकले कि जी ये भी एक डायरेक्टर हैं, 6 लाख रुपए तक तो टैक्स नहीं पड़ना, तो 6 लाख का एक्सपेंस वो भी लेजिटमेट हो गया। उसके पास जाना है, उसके रिकॉर्ड में वो इनकम आनी नहीं है, यानी कि वो 6 लाख के ऊपर उसने टैक्स देना नहीं है, ये 6 लाख से थोड़ा सा ऊपर करके दे दिए को 200-300 रुपये टैक्स के, तो SBI के अकाउंट में वो 6 लाख रुपए भी जेन्युइन हो गया, वो भी मतलब इनकम में नहीं काउंट हो रहा, प्रॉफिट में नहीं काउंट हो रहा, एक्सपेंस में काउंट हो रहा है। तो फिर SBI ने एक दफ़ा अपने ऑफिशियल्स को ट्रिप पे भेजा, क्योंकि वो पूरा साल काम कर करके थक जाते थे, अपने एक मेल और अपनी एक फीमेल डायरेक्टर, यानी कि मैं और मिसेस मैं जो है इन दोनों को इकट्ठे भेज दिया मलेशिया घूमने के लिए, क्योंकि कंपनी चाहती है कि उसके डायरेक्टर बड़े फोकस से काम करें। तो वो जो जितना भी खर्चा है वो कंपनी का खर्चा है, क्योंकि कंपनी अपने, तो मैं अपने ज़ाती खर्चे उठा के कंपनी के खर्चे में ले आऊँगा। तो बजाय इसके कि मैं कंपनी से या इदारे से उतने पैसे लेता, उस पैसे के ऊपर टैक्स देता, मैंने जो पैसे लेने थे उससे जो मैंने खर्चे करने थे वो सारे खर्चे कहाँ आ गए, कंपनी के खाते। तो कंपनी बना के तो इतना मजाक चल पड़ता है। तो लॉ अलाउ करता है कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, उसके ओनर सेपरेट पर्सन है, लोग मोटिवेट हों, लोग आएँ और इस तरह की फनकारियाँ करें। लॉ चाहता है, क्यों चाहता है? फिर रिकॉर्ड में तो आएगा ना। अभी तो सोल ट्रेडर अपनी इनकम पी जाता है, गायब कर देता है। जब कंपनी होगी तो फिर रिकॉर्ड होगा कि भाई बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तो आपने सालाना रजिस्ट्रार को यही इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने माहाना फलाना फलाना कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, क्वार्टरली ये आपने रिकॉर्ड जमा कराने हैं। तो होगा ये कि पाकिस्तान में जो अनरिकॉर्डेड बिजनेस चल रहे हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे, वो नोटिस में आ जाएंगे। फिर वो टैक्स वालों की चालाकी है कि वो कैसे उनको डिफरेंट नोटिस दे के किस तरह से पकड़ते हैं और उनके उन्हीं जमा कराए हुए रिकॉर्ड्स में से किस तरह से 2 नंबरियाँ पकड़ के उनसे टैक्स ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है कि आप कंपनी बनाएं, वो आपको लिमिटेड लायबिलिटी की प्रोटेक्शन देते हैं। ये इतनी बड़ी प्रोटेक्शन है कि अच्छा भला एक बंदा जो है वो अपने बिजनेस को लाजमी शिफ्ट कर ले कंपनी में, क्योंकि कंपनी बनाने में हमेशा फ़ायदा है आपको। एक तो लिमिटेड लायबिलिटी है, मैं आज कोई भी बड़ा नुकसान हो जाए मैं अनलिमिटेड लायबल हूँ, लेकिन अगर कंपनी चला रही होगी बिजनेस तो कंपनी की लायबिलिटी मैक्सिमम उतनी होगी जितनी मैंने कंपनी के अंदर पैसे डाले होंगे। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ये हो सकता है कि कंपनी में लगा हुआ पैसा वापस नहीं आया। तो सोल ट्रेडर हमेशा नुकसानदेह चीज़ है। अगर आपको लॉ का पता है तो यू मस्ट फॉर्म अ कंपनी, और आप कंपनी बना के उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। और लॉ क्यों इतने फ़ायदे दे रहा है? लॉ चाहता है कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो, सब सामने आए, और पाकिस्तान की इकॉनमी के जो नंबर्स हैं उसमें पता लगे। अब पाकिस्तान में इतनी सेल हो रही है, इतने सारे सोल ट्रेडेड सेल कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं आ रही। तो पाकिस्तान अपनी इकॉनमी में काउंट ही नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ कैश का इतना फ्लो चल रहा है। तो कंपनी बनाने के यहाँ तक फ़ायदे हो जाते हैं। तो SMC तो ज़्यादातर बनती ही 2 नंबरियों के लिए, जिसमें एक बंदा अपने खर्चों से बड़ा परेशान होता है और अपनी इनकम के ऊपर टैक्स कम देना चाहता है, तो वो अपने आप को अपनी कंपनी से सेपरेट कर लेता है और एक सेकंड पर्सन बन जाता है और कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन शुरू कर देता है ना मज़े की बात। AC खरीदना होगा तो भी कंपनी के पैसों से, क्यों भला? प्रॉफिट कम होगा टैक्स
क्योंकि कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करने के लिए एसी लगा रही है, तो प्लस एसी की डेप्रिसिएशन भी कंपनी के अकाउंट्स में होगी। तो वही वाली बात है, जो पैसे निकाल के एक बंदा खर्चा करता, आपको पता है ना, जो सैलरीड पर्सन है वो तो अपने खर्चे जो है वो काउंट ही नहीं कर सकता। आपने सैलरी पे टैक्स दे दिया, खर्चे आप काउंट ही नहीं कर सकते। अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस हो तो बिजनेस के खर्चे माइनस हो सकते हैं, और बिजनेस के खर्चे में इनएडमिसिबल है आपकी ज़ात के और आपसे कनेक्टेड खर्चे। लेकिन कंपनी में मज़े, कंपनी ने किसी एक्सटर्नल बंदे पर खर्चा किया, तो कंपनी बना के कंपनी और उसका ओनर अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर हम चलते हैं पब्लिक कंपनी की दो किस्में। जब पब्लिक कंपनी होती है तो उसमें समटाइम आप ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी इस लेवल पे हो कि पूरे पाकिस्तान से कभी भी कोई उठे और हमारी कंपनी के शेयर खरीद ले। तो पर आप स्टॉक एक्सचेंज के पास जाते हैं और कहते हैं हमने अपनी कंपनी लिस्ट करवानी है, आप हमारी कंपनी को लिस्टेड कंपनी डिक्लेयर कर दें। वो आपसे कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करवा के और आपको बना देते हैं लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड आर ट्रेडिंग इन इट। और अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है? जिसकी सिक्योरिटीज। तो इसका मतलब पब्लिक कंपनी की दो कैटेगरी है, एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी है और एक वो पब्लिक कंपनी है जो एडिशनली अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे भी रजिस्टर करा दे, तो उस कंपनी के शेयर में फिर बेतहाशा ट्रेडिंग होगी। तो जो कंपनी चाहती है कि हमारी कंपनी की वर्थ ज़्यादा हो, लोग हमारी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ओपनली आएँ और उनको शेयर खरीदते हुए डर ना हो कि हम इसको बेचेंगे कैसे, वो अपने आप को लिस्टेड में शिफ्ट करवा लेते हैं। और जिनको ये खौफ नहीं होता वो सादा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के तौर पे चलते रहते हैं। सर जी सर, प्राइवेट कंपनी में एमओए या एओए के जरिए भी हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की रिस्ट्रिक्शन हटा सकते हैं? जी, क्या हम मेमोरेंडम या आर्टिकल जो अभी हमने डॉक्यूमेंट ज़रा डिटेल से पढ़ने हैं, क्या हम उसमें कोई चेंज करके ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर सकते हैं? कंपनी लॉ का हम आगे एक सेक्शन पढ़ेंगे, वो ये कहता है कि जो हमने कंपनीज एक्ट में लिख दिया है ना, आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में जो मर्जी वैरायटी करा लें, जो हमने कह दिया है वो हमने कह दिया है। यानी अगर लॉ में लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 से बनती है और आप लिख देंगे नहीं जी एक बंदे से भी अदर प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, तो वो रूल गलत हो जाएगा। जो कंपनीज एक्ट ने कहा, कंपनीज एक्ट सबसे हावी है, तो आप अपने किसी भी इंटरनल डॉक्यूमेंट में कोई चेंज करके ऐसी कोई तब्दीली नहीं कर सकते जो कंपनी लॉ के अगेंस्ट हो। तो कंपनी लॉ फुल इफेक्टिव है, चैप्टर 2 के आखिरी सफ़े पे ये वाली बात लिखी हुई है। जी, क्या पब्लिक और प्राइवेट समझ आ रहा है? लिस्टेड अनलिस्टेड समझ आ रहा है? और आपने से पहले पीआरसी में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, और उसके अलावा टैक्स वगैरह में भी आपको पता है। अकाउंटिंग में भी सवालों में कभी कभी लिस्टेड आ जाता है तो आपकी टीचर आपको बता देते हैं। लेकिन वो लोग जो कि डायरेक्टली बिल्कुल ही अभी फास्ट ट्रैक में पहली दफ़ा कैफ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने पीआरसी में कहीं ना कहीं इसके बारे में समझा होगा। डन। आज का दूसरा टारगेट होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग जो होल्ड कर रही है, सब्सिडरी जो मातहत है। जी, इंसानों में मालिक नौकर डिफाइन करना बड़ा आसान है। क्या हमें ये मालिक है, ये तनख्वाह देता है और दूसरा बंदा उसका नौकर है। जिस तरह से इंसान एक पर्सन होते हैं, कंपनी भी तो पर्सन होती है। समटाइम कंपनियों में इस तरह से होता है कि एक नौकर कंपनी बन जाती है और एक मालिक कंपनी बन जाती है। एक हाकिम कंपनी बन जाती है, एक महकूम कंपनी बन जाती है। एक कंपनी हुक्म दे रही होती है और दूसरी कंपनी हुक्म मान रही होती है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को हुक्म देने की पोजीशन में आए तो हम कहते हैं ये होल्डिंग कंपनी है, इस कंपनी ने उसको होल्ड किया हुआ है, उसको अपने कब्जे में किया हुआ है। और जो नीचे की बेचारी दबी हुई सहमी हुई सी कंपनी होती है वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या होगा कि कंपनी इतनी पावर में आ जाए कि वो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो लॉ ने हमें 2-3 तरीके बताए हैं। एक तरीका ये है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, अगर एक कंपनी एट एनी गिवन टाइम दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, तो टेक्निकली वो उस कंपनी की, ये जो सब्सिडरी कंपनी है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं उसमें सबसे बड़ा मेंबर कौन है? तो जब भी इस कंपनी में बैठ के डिसीजन मेकिंग होगी, जब भी मेंबर्स इकट्ठे होंगे और कोई फैसला ले रहे होंगे, तो आधे से ज़्यादा पावर किसके पास होगी? तो अगर सिंपल मेजॉरिटी से फैसला किया जा रहा होगा भाई जिस चीज़ पे आधे से ज़्यादा मेंबर्स राजी हैं वो कर लेते हैं, तो जो वो कहेंगे वही हो रहा होगा। तो अगर एक कंपनी किसी भी टाइम पे दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा वोटिंग शेयर्स खरीद ले
वो शेयर्स जिसकी वजह से आपके पास वोटिंग की पावर आ जाती है। आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिनमें वोटिंग नहीं होती, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो हम कह रहे हैं अगर एक कंपनी ने दूसरे के आधे से ज़्यादा वो वाले शेयर्स खरीद लिए जिसमें वोटिंग पावर होती है, तो पहली कंपनी बन जाएगी होल्डिंग और दूसरी बन जाएगी सब्सिडरी। ये बात समझ आ रही है? बहुत ही आसान सा तरीका। कोई भी कंपनी कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स में किसी भी कंपनी के मार्केट से आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, तो जिस कंपनी को उसने खरीद लिया है, आधे से ज़्यादा खरीद लिया तो समझे खरीद ही लिया है, वो बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। जैसे याद नहीं वो जो 7 दोस्तों वाली कंपनी में जिसने 4 से शेयर्स खरीद लिए थे, वो मालिक बन के बैठ गया था। तो इसी तरह से होल्डिंग कंपनी वो मालिक कंपनी है जिसने आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं। तो सब्सिडरी बनाने का एक आसान तरीका ये है कि आप आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लें। दूसरा तरीका, अगर एक कंपनी दूसरी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर हासिल कर ले, आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स, अगर ये कंपनी है और इस कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर्स होते हैं और उनमें से 6 किसी तरीके से पावर आ जाए इस वाली कंपनी के पास कि ये अपॉइंट कर सकते हैं, तो ये कंपनी उसको चलाना शुरू कर देगी। अब नॉर्मली क्या होता है, जब एक कंपनी ने दूसरे के शेयर्स खरीदे होते हैं तभी उसके पास डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर होती है, लेकिन लॉ ने हमें कुछ और रूल्स भी बताए हैं। भाई ये एक बैंक है, एच से फॉर एग्जांपल हबीब बैंक, HBL ने एक कंपनी को लोन दिया। कंपनी गई HBL के पास, कंपनी ने कहा जी हमें लोन चाहिए। HBL ने कहा कितना? इन्होंने कहा 10 करोड़। अच्छा 10 करोड़ लोन चाहिए, तुम लोगों का शेयर कैपिटल कितना है? उन्होंने कहा 2 करोड़। तो HBL ने कहा लेक्चर तो मैंने भी लिया था अब्दी साहब वाला, तो अगर तुम लोग बंद हो गए, भाग गए, तुम मुझे क्या दोगे? 2 करोड़, 8 करोड़ खा जाओगे, तो मैं तो नहीं भरोसा करता तुम पे। उन्होंने कहा जी आप हमारी फलाना ज़मीन ज़मानत के तौर पे ले लें फलाना। उसने कहा वो तो मैं करूँगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने कंपनी गलत तरीके से चलाई और नुकसान हो गया और डूब गए, तो फंसना तो मैंने। तो इतना तुम्हें अपनी कंपनी की फिक्र नहीं होगी जितनी मुझे फिक्र है। तुम्हारे कंपनी में 2 करोड़ लगे हुए हैं और मेरे 10 करोड़ लगे हुए हैं, तो ठीक है मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ, कुछ शर्तें हैं, इतनी इतनी गारंटी सिक्योरिटी मुझे चाहिए। दूसरा, 6 डायरेक्टर्स मेरे होंगे तुम लोगों की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर। अब फर्ज करें 10 टोटल डायरेक्टर्स थे जैसे मैंने एग्जांपल में कहा, और इसने कहा 6 डायरेक्टर्स मेरे आके बैठेंगे, तो क्या आप इसे इनकार कर सकेंगे? सीधी सी बात है, कंपनी के सारे ओनर्स ने मिला के खर्चा किया हुआ 2 करोड़ और एक एक्सटर्नल बंदा आप पे 10 करोड़ का भरोसा कर रहा है, तो जब कोई आपको लोन देगा तो आपकी आज़ादी तो छीन लेगा। IMF हमें लोन देता है, क्या करता है उसके बाद? पेट्रोल की ये प्राइस रखो, फलाना को ऐसे करो, फलाना ऐसे करो, ये वाली पोजीशन पे ये वाले बंदे को अपॉइंट करो। हमारी मीटिंग्स में उनके नुमाइंदे आके बैठते हैं, हमारी कानून साजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, इंटरेस्ट रेट ऐसे सेट करो, फलाना ऐसे करो, फलाना ऐसे करो, जीने ही नहीं देता हमें। तो जाहिर है जो आपको लोन देता है वो फिर अपने हिसाब से आपको चलाता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी है कि दिस कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल कि अगर एक कंपनी के पास दूसरे के आधे से ज़्यादा शेयर्स नहीं भी हैं, लेकिन अगर उसके डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को वो कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टर की कंपोजिशन मतलब डायरेक्टर की तश्कील, 10-12 डायरेक्टर्स में से अगर आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का इख्तियार इस कंपनी के पास आ गया, तो इस इख्तियार की वजह से ये कंपनी क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी, और दूसरी बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी। क्या ये बात समझ आई? तो एक कंपनी को सब्सिडरी बनाने के 2 फेमस तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप उसकी आधे से ज़्यादा वो शेयर्स खरीद लें जिस पे वोटिंग पावर है, और दूसरा तरीका उस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर हासिल कर लें। सम टाइम आप एक कंपनी को सब्सिडरी बनाना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो सब्सिडरी नहीं बन पा रही होती क्योंकि उसके 50 से ज़्यादा शेयर्स भी किसी और के पास होते हैं और उसके डायरेक्टर्स को भी कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है SS, आप चाहते हैं मैं इसको सब्सिडरी बना लूं, आप हैं H और इसके 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीदे हुए हैं एक S नामी कंपनी ने, इसने मोर देन 50% शेयर्स खरीदे हुए हैं। आप इस SS को, वो H वाले SS को अपनी सब्सिडरी बनाना चाह रहे थे लेकिन नहीं बना पाए क्योंकि इसके आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीदे हुए, तो अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन एक आसान हल क्या है?
आप इसको अपनी सब्सिडरी बना दें। जब एस आपके मातहत आ जाएगी तो जो एस के मातहत है वो भी आपके तहत है। वो भी। तो तीसरा रूल, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है। तो अगर आपने इस कंपनी को किसी भी रूल से सब्सिडरी बना दिया और इसने इस कंपनी को किसी भी रूल से सब्सिडरी बना दिया, तो आपकी सब्सिडरी के अंदर जो सब्सिडरी है वो भी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। इसको लेयर्स कहते हैं। एक होल्डिंग कंपनी के अंदर अगर एक सब्सिडरी कंपनी हो, उसके अंदर को और सब्सिडरी हो, उसके अंदर को और सब्सिडरी हो, तो ये आपकी लेयर्स हैं। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है और ये थर्ड लेयर है। इनको लेयर्स बोलते हैं। एक कंपनी के नीचे जितनी भी सब्सिडरीज होती हैं उनको लेयर्स बोलते हैं। एक वक्त में एक कंपनी एक खास नंबर से ज़्यादा लेयर्स नहीं रख सकती। वो खास नंबर पता है कितना है? एज में भी स्पेसिफाइड नहीं बताया। तो सीलों में ये मजाक बार बार होने वाला है। अक्सर जगह मैं आपसे कहूँगा ये वाली चीज़ एज में भी स्पेसिफाइड। तो एक कंपनी एक वक्त में एक से ज़्यादा लेयर्स नहीं रख सकती। तो अब 3 रूल्स हमें समझ आ गए। कोई कंपनी दूसरी कंपनी की आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर खरीद ले। दूसरा रूल, एक कंपनी दूसरे के डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल करे या डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर हासिल कर ले। और तीसरा रूल, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी ऑटोमेटिकली सब्सिडरी होती है। अब इसमें एक नई चीज़ ऐड करेंगे, सवाल ले लेते हैं पहले यहाँ तक जितना पड़ा उसमें। सर ये जो डबल एस कंपनी है इसको हम क्या कहेंगे? अगर आम लोग कहना चाहे इसको होल्डिंग है, इसको क्या कहेंगे? ये डबल एस को क्या कहेंगे? मैंने इसका नाम ही डबल एस इसलिए रखा था। इसको कानून की ज़बान में कहते हैं सब सब्सिडरी। ये हमारी सब्सिडरी है और ये हमारी सब सब्सिडरी है, तो इसलिए इसको डबल एस लिख दिया था ताकि बाद में मुझे बताना आसान हो जाए। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी सब सब्सिडरी कहलाती है और वो भी सब्सिडरी होती है। लेकिन अच्छा, जो उसकी सब्सिडरी होगी वो सब सब्सिडरी होगी। तो हम इस टेंशन से ही आज़ाद हो गए। हमने कहा भाई ये लेयर्स हैं, आपकी नीचे सब्सिडरी और उसके नीचे जितनी भी सब्सिडरीज हैं ये आपकी क्या है? ये लेयर्स हैं। सिर्फ पहली वाली नहीं, सारी की सारी, इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? ये लेयर्स हैं। सब्सिडी ने लोन लिया और वो ब्रॉड कर दी, जो होल्डिंग करती है उससे वो कवर कर सकते हैं जी। अब अगेन, अगर एक कंपनी ने गड़बड़ की है तो और फ्रॉड कर गई है तो क्या उसकी होल्डिंग से रिकवर कर सकते हैं? होल्डिंग उसके मेंबर्स की तरह से है। तो याद करें, कल की कंपनी ने, कल जब हमने कंपनी पढ़ी थी उसने गड़बड़ की थी, तो क्या हमने मेंबर्स को पकड़ा था घर जाके? नहीं। एक सूरत में पकड़ सकते हैं, अगर मेंबर्स ने पूरे पैसे ना दिए हों। अगर पूरे पैसे दिए हुए हैं तो मेंबर्स नहीं पकड़े जाएंगे, जो फ्रॉड करेगी वो खुद जिम्मेदार होगी। तो एक होल्डिंग कंपनी अपने साथ कुछ और कंपनियों को मिलाना चाहे तो वो उन्हें लेयर्स बना के अपने साथ मिला सकती है। क्या ये लेयर्स वाली बात समझ आई है? क्या ये तीनों रूल समझ आ रहे हैं? अब मैं पहले रूल में थोड़ी सी टेक्निकलिटी ऐड करने लगा हूँ। जब मैंने कहा था ना एक कंपनी ने दूसरे के 50% शेयर्स खरीदे हों, वो चाहे इटसेल्फ खरीदे हों या लेयर्स के साथ मिला के खरीदे हों, इससे ये टॉपिक एक बहुत ही नई डायमेंशन में चला जाता है। 50% शेयर्स खुद खरीदे हों या लेयर्स के साथ मिल के खरीदे हों। तो दिस कैन हैपन कि एक कंपनी के 30% शेयर्स तो एच ने खरीदे हों और एच की 2 अलग अलग सब्सिडरीज हों और उन्होंने 15% शेयर्स खरीदे हुए हों। तो अगर एच ने एक कंपनी के 30% शेयर्स खरीदे हुए, एच की एक सब्सिडरी ने 15% शेयर्स खरीदे हुए और एक और सब्सिडरी ने भी 15% शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो एच की इन्वेस्टमेंट प्लस उसकी लेयर्स की इन्वेस्टमेंट मिला के 60% हो गई। ये सब्सिडरी बन गई, एच होल्डिंग बन जाएगी। यानी पहला वाला रूल क्या है? अगर एक कंपनी दूसरे के आधे से ज्यादा शेयर्स खुद या लेयर्स के साथ मिला के खरीद ले तो दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। तो इसमें फिर आप ऐड करेंगे, यानी कि अगर आपको सवाल ने इन्फॉर्मेशन दी हो कि हमारे पास इतने शेयर्स हैं और हमारी एक सब्सिडरी है उसके पास इतने हैं और हमारी एक सब्सिडरी की सब्सिडरी उसके पास इतने हैं, तो आपकी जितनी भी लेयर्स ने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सब टोटल करेंगे और उस टोटल को हम देखेंगे कि क्या वो 50% से ज़्यादा क्रॉस हुआ या नहीं हुआ। या एक भाई कुछ कहना चाहते थे, आवाज़ सी आई थी कोई। सर अब जैसे हम बैंकिंग सेक्टर पे
अपने शेयर्स देके लोन ले लेते हैं। ठीक है। एक बैंक ने तो कई लोगों को लोन कंपनी को लोन दिया। जी बिल्कुल। अब बैंक में क्या होता है, इन्होंने कहा जी बैंक को हम शेयर्स देते हैं, उनसे लोन ले लेते हैं। बैंक को हमने शेयर्स इशू या ट्रांसफ़र नहीं कर दिए होते, अमानतन रखवाए होते हैं। उन शेयर्स का मालिक हम ही होते हैं, बैंक नहीं होता। लेकिन अगर बैंक मालिक बन जाएगा शेयर्स का और बैंक के पास किसी भी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स आ गए तो बैंक होल्डिंग बन जाएगा। लेकिन जो आप एग्जांपल दे रहे हैं उसमें हमने ट्रांसफ़र नहीं किया होता, हमने अमानत के तौर पर रखवाए हुए होता है। डिविडेंड देंगे उसको? जी, अब जब हम अमानत के तौर पर रखवाते हैं तो डिविडेंड हमारा ही होता है। हमने अमानत सिर्फ उस शेयर की वैल्यू के हिसाब से रखा होता है। भाई मेरे पास 30 लाख के शेयर्स हैं, मैंने बैंक से 10 लाख का लोन लेना है। उसने कहा भाई क्या सिक्योरिटी देते हो? मैंने कहा वो शेयर्स है, मैं आपके पास रखवा देता हूँ, अगर आपके पैसे ना दिए तो शेयर आप बेच लीजिएगा। सर एक तो सब्सिडी क्या होल्डिंग हो गया ना, ठीक है। बाकी जो इसकी सब्सिडी एसोसिएट्स बनेंगे। जी बिल्कुल। अब अगेन एस ने खर्चे हुए हैं 15% शेयर्स। 15% शेयर्स खरीदने से कोई रिलेशन नहीं बनता, इस एस का भी कोई रिलेशन नहीं बना, लेकिन इस एच का ऑटोमेटिकली रिलेशन बन गया। तो अब ये देखेंगे हम, हर कंपनी को इंडिविजुअली देखेंगे। दिस कैन हैपन कि एक कंपनी की 2 होल्डिंग्स हो, इसकी एक होल्डिंग ये और एक होल्डिंग वो है। ये भी हो सकता था यहाँ एक कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स किसी और ने खरीदे होते और लोन किसी और ने दिया होता। एक वक्त में एक कंपनी की 2 होल्डिंग्स हो सकती हैं, फिर तो वो लड़ेंगे आपस में। कंपनी में 2 तरह की मीटिंग्स होती हैं। कल हमने 2 तरह के लोगों के बारे में पढ़ा था, कल परसों, मेंबर्स और डायरेक्टर्स। मेंबर्स हैं कंपनी के ओनर और डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी को चला रहे होते हैं। तो कंपनी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके लिए हम मेंबर्स की मीटिंग बुलाते हैं कि आओ मेंबर्स तुम लोग फैसला करो, लेकिन ज़्यादातर काम कौन कर रहा होता है? डायरेक्टर्स। तो जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उसमें डिसीजन मेकिंग को वो वाली होल्डिंग कंपनी इन्फ्लुएंस करेगी, और जब मेंबर्स की मीटिंग होगी उसमें जिसने शेयर्स खरीदे हुए वो इसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो एक वक्त में कंपनी की एक से ज़्यादा होल्डिंग हो सकती है। इसमें बड़ा मशहूर केस स्टडी है पीटीसीएल और इत्तेसालात। मुशर्रफ दौर में पीटीसीएल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे थे। इत्तेसालात से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वादा किया था कि पाकिस्तान में पीटीसीएल नामी कंपनी को हम आपकी सब्सिडरी बना देंगे, और खामोशी से एक बड़ी डील कर रहे थे कि इत्तेसालात आए पाकिस्तान में मैसिव इन्वेस्टमेंट करे, और चूंकि उनकी सब्सिडरी पाकिस्तान में होगी तो पाकिस्तान में खर्चा करेंगे, उस कंपनी को चलाएंगे। जब चलाएंगे तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा। आपको तो अवाम प्राइवेटाइजेशन से एकदम से इसके अगेंस्ट आ जाती है। वो कहते हैं ये क्या कर दिया, ये क्या, ये तो गवर्नमेंट का सासा आपने दे दिया, अब गवर्नमेंट क्या करेगी वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से उस ज़माने में शोर उठा और लोगों ने कहा लो जी मुशर्रफ तो पीटीसीएल को बेच रहा है और पीटीसीएल की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी इत्तेसालात। तो जब ये मामला मीडिया पे बहुत ज़्यादा रेज़ हुआ तो उनकी गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोगों को बुला के कहा यार आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्या हवाई बातों के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं? आप लोग ये कह रहे हैं कि जी पीटीसीएल गवर्नमेंट की सब्सिडरी नहीं रही है, वो तो इत्तेसालात की सब्सिडरी बन गई। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने इत्तेसालात को बेच दी है पीटीसीएल और इत्तेसालात होल्डिंग कंपनी बन गई है और पीटीसीएल सब्सिडरी बन गई है, ये आपने क्या किया है? उसने यार को अकल को हाथ मारो, सब्सिडरी बनाने के लिए कितने शेयर देने पड़ेंगे? उनका 50% से ज़्यादा जो सामने वाले लोग थे। उसने कहा अभी अकाउंट्स निकाल के देख लो, अभी उसके रिकॉर्ड चेक कर लो। आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, यानी कि उस डेट पे उसने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 65% शेयर्स हैं पीटीसीएल के। तो क्यों आवाम को गुमराह कर रहे हैं? जब 65% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं तो पीटीसीएल किसके अंडर हुआ? हमारे अंडर हुआ ना। क्या बात करते हो? एम ही उड़ा दी कि जनाब हमने उनकी सब्सिडी बना दी, और इस तरह से तहकीक किया करो, उसके बाद इस तरह की बातें किया करो। उन्हें बजा बुझू के प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी। इत्तेसालात वाले जनाब घबराए आए। उन्होंने जी आपने हमसे तो वादा किया था आप हमें होल्डिंग बनाएंगे, पब्लिक के सामने आप कह रहे हैं कि जी आप होल्डिंग है और हमारी सब्सिडी नहीं है। उन्होंने कहा जी मैंने उनके सामने शेयर्स वाले रूल का जिक्र किया है। हमने आपसे ये नहीं कहा था हम पीटीसीएल के शेयर्स आपको देंगे, हमने आपसे कहा था पीटीसीएल को आपकी सब्सिडरी बनाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में हम आपको आज पीटीसीएल के 100% डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर देते हैं। पीटीसीएल में डायरेक्टर्स होंगे ही आपके, तो आप ही का बच्चा है सर जी पीटीसीएल, आप इन्वेस्टमेंट करें बस। ये बेवकूफ़ आवाम थी, उसको हमने समझा दी है। तो ये बड़ी मज़े की केस स्टडी है इसकी कि ये होल्डिंग सब्सिडरी नॉर्मली लोगों के जहन में सिर्फ 50% वाला रूल होता है कि जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होंगे वो होल्डिंग होगा और दूसरा सब्सिडरी होगा। तो इत्तेसालात के केस में गवर्नमेंट ने 50% से ज़्यादा शेयर्स अपने पास रखे, तो इत्तेसालात सब्सिडरी रही गवर्नमेंट की, और मीनवाइल डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का पावर दे दिया
PTCL का इत्तसलात को, तो इत्तसलात होल्डिंग बन गई इस वाले रूल से। भाई कुछ कहना चाहते हैं? सर वो जो है वो शेयर्स के लिए ही है कि डायरेक्टर्स भी इस तरह? नहीं, ऊपर वाला ये जो ये रूल है ना, ये सिर्फ शेयर्स के लिए है। जो लेयर्स वाली बात है ना, ये सिर्फ मैंने यहाँ लिखी है, तो ये जहन में रखना है। ऐसा ना हो कि आप कहें 3 डायरेक्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं, एक हमारी सब्सिडरी, एक और हमारी सब्सिडरी, उस तरह से ये गिनती में लेयर्स नहीं है। लेयर्स सिर्फ इस गिनती में, शेयर्स वाली। तो शेयर्स वाली गिनती में आप खुद और आपकी लेयर्स, देखें सीधी सी बात है, ये सब्सिडरी कंपनी वही कहेगी जो हम कहेंगे, ये भी वही करेगी जो हम कहेंगे। हमने 30% शेयर्स उसके खरीदे हुए हैं, तो इसकी मीटिंग में 30% हमारी वोटिंग होगी और 15% जिसकी होगी वो वही वोट करेगा जो मैंने उसे कहा होगा, और ये 15% भी वही वोट करेगा जो मैंने कहा होगा। तो टेक्निकली ये 60 के 60% वोट वो वोट करेंगे जो मैंने कहा होगा। तो वोटिंग पावर वाले रूल में ये लेयर्स का कॉन्सेप्ट है। हमारे सिलेबस की लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल कि उनको होल्डिंग सब्सिडरी समझ आए और सिनेरियो में वो समझ सकें कि कौन सी होल्डिंग है और कौन सी सब्सिडरी है। नॉर्मली कंपनी लॉ में या इस चैप्टर में नॉर्मली लॉजिकल सवाल नहीं आता, बट एक दफ़ा ICAP का मूड था और बहुत ही मूड में बैठा हुआ था वो। उसने 5 कंपनियां बताई और उन 5 की आपस में इन्वेस्टमेंट्स बता दी और फिर कहा अब बताओ इनमें से कौन कौन होल्डिंग सब्सिडरी एक दूसरे का। बड़ा मज़े का सवाल था वो। सवाल अपने अंदर इतना है कि 20-25 मिनट उसकी डिस्कशन ही होती रहती है। तो इस वीक के एंड पे उसकी एक वीडियो, उस वाले सवाल की वीडियो भी आपसे शेयर कर देंगे ताकि वो आप जब देखें, वो बड़ा मज़े का सवाल है। उसमें काफ़ी सारी कंपनियों ने काफ़ी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको बाकायदा हमें सॉल्व करना पड़ता है। उसने कितना इन्वेस्ट किया, उसने कितना किया, उसने कितना किया, उसको आपस में देखते हैं, फिर ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, फिर लेयर्स वगैरह को मिला के देखते हैं तो पता लग जाता है। फिलहाल होल्डिंग और सब्सिडरी का क्या कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया? एक दफ़ा ज़रा इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। होल्डिंग कंपनी की वैसी ही डेफिनेशन है जैसे पब्लिक कंपनी की थी। याद है पब्लिक कंपनी क्या थी? विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं समझ आएगा। मीन्स अ कंपनी विच इज़ अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी इफ बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी उस कंपनी को कहेंगे जो उस वक्त होल्डिंग बनेगी जब एक और कंपनी ऐसी ही ज़रूर हो जिसको सब्सिडरी कहा जा सके। तो जो उसकी सब्सिडरी होगी उसकी ये क्या लगेगी? तो यानी होल्डिंग कंपनी को लॉ ने ऐसे डिफाइन किया है कि किसी भी कंपनी को तब होल्डिंग कहा जा सकता है जब एक दूसरी कंपनी ऐसी है जिसको कहा जा सके कि ये उसकी, यानी इसका मतलब है जिसकी सब्सिडरी होती है उसे होल्डिंग कहते हैं। तो होल्डिंग कंपनी को नहीं डिफाइन किया सब्सिडरी के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब मुझे सब्सिडरी समझ आ जाए तो फिर होल्डिंग समझ आ जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ डेफिनेशंस पे क्रॉस लगता जा रहा है। अब ये वाली डेफिनेशन पूछी जा ही नहीं सकती। ये सिंपल क्यों नहीं बनाई हुई है? असल में वो चाहते हैं कि वो एक डेफिनेशन में सारी चेंजेस कर दें और ऑटोमेटिकली दूसरी वाली उसके साथ एडजस्ट कर जाए। असल में जो डेफिनेशन है ना उधर टीचर के हाथ बन जाते हैं। डेफिनेशन हमने उन्हीं अल्फाज में लिखनी होती है जो ओरिजिनल लॉ में लिखा हुआ है। जब ICAP कहता है ना डिफाइन करो, तो फिर हम इजी अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें उन्हीं अल्फाज में डिफाइन करना होता है। अदर देन डेफिनेशन हम अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो आपको डेफिनेशन देख के ज़रा भयानक सी फीलिंग आ रही है, लेकिन किताब को पढ़ते हुए बाकी जगह ऐसा नहीं फील होगा। लॉ इतना ही भयानक है, लेकिन हम उसको आसान करके लिख देते हैं किताब में, लेकिन डेफिनेशन में हमारे हाथ बन जाते हैं तो हम उसको आसान नहीं कर सकते। अदरवाइज लॉ तकरीबन ऐसे ही लिखा होता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड इन एनी लॉ फॉर द टाइमिंग एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन सेव एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 236। ये कंपनी ऐसे करेगी। अब आप पहले कलाबाजियाँ खाते रहोगे, प्रेजुडाइज का क्या मतलब था, नॉट विथस्टैंडिंग से क्या माइनस हुआ, सेव एज अदरवाइज क्या था, और अल्टीमेटली उस सेक्शन में क्या लिखा और ये क्या कह रहा है। तो ये ओरिजिनल लॉ तकरीबन इसी तरह से होता है। CA फाइनल में आपको ये मज़ा आता है, आप ओरिजिनल लॉ पढ़ते हैं, वहाँ आप पेपर में अपने साथ ओरिजिनल लॉ ले जा सकते हैं। नोट्स नहीं, किताबें इस तरह की किताबें नहीं ले जा सकते, असल वाला लॉ। वो चाहते हैं कि आपको लॉ पढ़ने की आदत हो और आप लॉ को पढ़ के समझ सकें कि वहाँ क्या लिखा है। तो वहाँ ये पेपर बड़ा मज़ेदार हो जाता है जब हम बेयर लॉ में एंटर होते हैं ना। अभी तो हम नोट्स पढ़ रहे हैं तो अभी आसान है, तो एक आध डेफिनेशन आई तो परेशान हो गए। तो सब्सिडरी होल्डिंग उसे कहेंगे जो किसी कंपनी की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी होगी। सब्सिडरी कैसे कहते हैं? इन रिलेशन टू एनी होल्डिंग कंपनी इट मींस वो कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी होल्ड्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहा है।
इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड इज नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी अगर वो उसको अपॉइंट या रिमूव कर सके मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। तो एक शर्त तो बता दी डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली। दूसरा, एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। एक ही एक से ज्यादा जो उसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं उसके साथ मिलके वो कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने कहा कि सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी वुड आल्सो बी कंसिडर सब्सिडरी कंपनी ऑफ मेन होल्डिंग कंपनी। और फिर मैंने आपसे कहा कि जो सब्सिडरी कंपनी है या सब्सिडरी की सब्सिडरीज है इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो क्या है, लेयर्स। तो एक कंपनी की जितनी भी सब्सिडरीज होंगी और उनकी जितनी भी होंगी और उनकी भी जितनी भी सब्सिडरीज होंगी ये सब कलेक्टिवली मेन कंपनी की लेयर्स कहलाएंगे। तो क्या ये इंग्लिश समझ आ गई? इसी तरह से सब्सिडरी कंपनी की एक स्पेशल फॉर्म होती है होली ओन्ड सब्सिडरी। अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। एक कंपनी दूसरी की होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी इफ ऑल इट्स अनदर कंपनी या स्टैट्यूटरी बॉडी, किसी भी कंपनी या किसी भी बॉडी की किसी भी इदारे की सब्सिडरी बन जाएगी इफ ऑल इट्स शेयर्स आर ओन्ड बाय दैट अदर कंपनी और द। तो सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट करने वाली पावर से ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर एक कंपनी के सारे शेयर्स किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिए तो हम कहेंगे ये नीचे वाली कंपनी बन गई होली ओन्ड सब्सिडरी, ऐसी सब्सिडरी जिसको सारा का सारा आपने कब्जा कर लिया। याद रहेगा? तो सब्सिडरी की एक एक्सट्रीम फॉर्म है कि अगर एक कंपनी के सारे ही शेयर्स किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिए तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी। लेकिन वो तो जी, एक कंपनी का नाम क्यों नहीं दे सकते फिर उसको? उस कंपनी का नाम क्यों नहीं दे सकते? असल इन्होंने कहा उसको फिर उस कंपनी का काम क्यों नहीं दे देते? इसलिए कि ओनर्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। तो जिसने सारे शेयर्स खरीदे हुए ओनर है वो अलग है और जिसके खरीदे गए वो अलग है। उसका अलग बिजनेस है, इसका अलग बिजनेस है, इसका अलग नाम है। एसएमसी में क्या होता था, 100% शेयर्स एक ही बंदा खरीद लेता था, फिर भी वो बंदा और कंपनी आपस में एक दूसरे से अलग अलग होते थे। जी सर, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% शेयर खरीद लेती जी जी तो दूसरी सब्सिडरी है उसका तो सर एक मेंबर हो जाएगा टोटल। जी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स खरीद ले तो सब्सिडरी कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? एक। अगर वो प्राइवेट हुई तो कम से कम 2 चाहिए और अगर पब्लिक हुई तो फिर 3 चाहिए होते हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेक्शन 200 ने दिया है। हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 10 में एक ऑप्शन दी हुई है कि अगर आप अपनी सब्सिडरी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से बचाना चाहें तो क्या तरीका है। तो अभी नहीं, चैप्टर 10 में हमने एक सेक्शन पढ़ना है जिसमें इन्वेस्टमेंट के अंदर हम देख रहे होंगे कि अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी मिनिमम से नीचे चली जाती है तो आप उसको कैसे बचाएंगे। इस वक्त थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, सिलेबस में डिफाइंड है, लेकिन वो एक पूरा रूल है जो मैं डायग्राम बना के इंशाल्लाह समझा रहा हूँ। और जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ उन्हें फ़ौरन से समझ आ गई कि किस चीज़ का याद आ गया। तो बेसिकली वो यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। जी, एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी, क्या कन्फ्यूजन क्या है? हाँ, अगर 100% शेयर्स खरीद लेंगे किसी कंपनी के तो वो बेसिकली एसएमसी बन जाएगी। अब अगर आपने उसे एसएमसी से बचा के प्राइवेट या कोई और स्टेटस देना है तो उसका हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा हुआ है। वो हमारे सिलेबस में जो लोग अभी पहली दफ़ा कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, चैप्टर 10 जब आएगा तो वहाँ पे हम एक एक्सेप्शन में देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। डन। अब होल्डिंग सब्सिडरी जब हम समझ लेते हैं तो मैं इस चीज़ का इंतहाई नाजायज़ फ़ायदा उठा के एक डेफिनेशन सामने फिट कर देता हूँ जो कि इन्हीं प्रिंसिपल्स पे चल रही होती है। किसी कंपनी को सब्सिडरी बनाने के 2 मशहूर रूल क्या हैं? आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लो या आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर हासिल कर लो। अब हमारे सिलेबस में एक डेफिनेशन है जिसका नाम है पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी गवर्नमेंट की कंपनियां। एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक का मतलब है जनता और पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो जब आपको पब्लिक सेक्टर लिखा नजर आए तो इसका मतलब है हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी किसे कहेंगे? जो गवर्नमेंट की कंपनी हो। इन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन मैं आपको एक टोटका बता देता हूँ। गवर्नमेंट कंपनी उसे कहते हैं जो गवर्नमेंट की सब्सिडरी जैसी चीज़ हो। अगर मान लें कि गवर्नमेंट एक कंपनी है और उसने किसी कंपनी को सब्सिडरी बनाना हो तो गवर्नमेंट को क्या 2 में से कोई एक काम करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को या तो आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीदने पड़ेंगे अपनी लेयर्स के साथ मिलके, या गवर्नमेंट को दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स में से मेजॉरिटी अपॉइंट करना होगा। तो इंतहाई आसान अल्फाज में अगर किसी को पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाना है तो उसकी भी 2 ही तरीके हैं।
या तो गवर्नमेंट उस कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स वोटिंग पावर वाले खरीद ले, और ये तो आधे से ज़्यादा बोलते हैं, वो इफेक्टिवली कह देता है 51% या उससे ज़्यादा। तो अगर 51%, 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट किसी के खरीद ले, या किसी कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का इख्तियार गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, गवर्नमेंट से क्या मुराद है? गवर्नमेंट भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना। गवर्नमेंट से मुराद है फेडरल गवर्नमेंट, उसके अंदर जो महकमे आते हैं, उनके अंदर जो बैंक आते हैं, जो जो इदारे उनके अंडर आते हैं। तो गवर्नमेंट अपने इदारों के साथ मिलके अगर किसी के 51% शेयर्स खरीद ले, या गवर्नमेंट के किसी इदारे के पास किसी कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर हो, तो वो जो दूसरी कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन देख के आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, कोई भी कंपनी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, which is directly or indirectly controlled, beneficially owned or not less than 51% of voting security or voting power of which, वो जिसको डायरेक्टली एंड डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, जिसके कम से कम 51% वोटिंग शेयर्स या वोटिंग पावर आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और ए स्टैट्यूटरी बॉडी। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंदर कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट के अंदर कोई भी बॉडी है, अगर उसने 51% कम से कम खरीद लिए, तो वो उस कंपनी को क्या बना देंगे? तो अब पीटीसीएल पब्लिक सेक्टर कंपनी हुआ। अगर गवर्नमेंट ने 65% शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो पीटीसीएल का स्टेटस क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो जिसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, बेसिकली पब्लिक सेक्टर कंपनी होता है। गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता कि एब्सोल्युटली 100% गवर्नमेंट के पास है। अगर आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ये हो गया शेयर्स वाला रूल। यहाँ तक बात समझ आई? और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट या एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी बॉडी, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंदर जो लोग आ रहे हैं, हैज अदरवाइज पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस बाय एससीसीपी। और इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा भी अगर कोई शामिल है, एससीसीपी ने जिसकी इजाजत दी हुई है, तो वो भी इसमें काउंट होगा। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन को अलग से जहन में रखने के बजाय अगर आपको रूल समझ आ जाए कि वही दो रूल्स हैं, आधे से ज़्यादा शेयर्स और डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर, तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसी या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास अगर आधे से ज़्यादा शेयर्स हो, और यहाँ इन्होंने एक्सप्रेसली बता दिया कि वो कितना 51%, तो 51% या उससे ज़्यादा अगर शेयर्स हों गवर्नमेंट के पास, या एक कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास हो, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक सेक्टर। अब गवर्नमेंट के केस में सब्सिडी लफ्ज़ नहीं बोलना। थोड़ी देर पहले मैं इसलिए बोल रहा था कि हमने ये जुमला नहीं देखा हुआ था। तो गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं होती, गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है। काश इतना ही लिखा होता और हम आराम से किताबें बंद करते और हैप्पी हैप्पी घर चले जाते। एक प्रोवाइजो आ गया, प्रोवाइडेड दैट, एक एक्सेप्शन बता दी। यकीन माने इस एक्सेप्शन का दूर दूर तक हमारे सिलेबस से ताल्लुक नहीं है। वैसे तो पब्लिक सेक्टर कंपनी भी पता नहीं क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में इसका भी दोबारा जिक्र नहीं है। चैप्टर 1 को ना कचरा बना दिया इन्होंने कि बस लोग आएँ तो उसमें इतनी सारी तरह की इन्फॉर्मेशन दे दें। भाई आप दे दो इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशंस तो कंपनी लॉ में कोई 70 है, सारी की सारी पढ़ा दो फिर। तो ये वो डेफिनेशन पढ़ानी चाहिए जो आगे इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन सोचा बच्चे बिगनर हैं तो चलो उनको साथ साथ डेफिनेशंस का पता हो, तो बस पता हो ना, फिर रटा ना पूछें, वो रटा भी पूछ लेते हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने एक ऐसा प्रोवाइजो बता दिया है जिसका हमारे सिलेबस से ताल्लुक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से ताल्लुक नहीं है, लेकिन रट्टा मारना पड़ेगा। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, पता है? सरप्राइजिंग बात, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, मेंबर्स की कंपनी है। जो ब्रोकर्स नहीं होते, खनानी एनकालिया, जेएस सिक्योरिटीज़, एस्कॉर्ट इन्वेस्टमेंट बैंक, ये डिफरेंट तरह के जो ब्रोकर्स हैं, जो कंपनियां बना के बैठे हुए हैं और इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, ये होते हैं मालिक। इन्होंने कंपनी बनाई हुई है स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान के एक अहम चीज़ को देख रही है, तो हम भी बड़े डरे हुए हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्टॉक एक्सचेंज ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही शुतर बेमहार हो जाएं और वो बिल्कुल अपने तरीके से चलना शुरू कर दें। तो एससीसीपी क्या करता है, कुछ डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर देता है स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे कि स्टॉक एक्सचेंज वाले जब भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो तुम लोग भी मौजूद हो, ताकि अगर वो कुछ गलत कर रहे हो तो तुम हमें बताओ। तो कई ऐसी कंपनी हैं जो गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है, आवाम को लगता है कि वो गवर्नमेंट की कंपनी होगी। तो एससीसीपी क्या करता है, वहाँ पे अपने डायरेक्टर्स बिठा देता है। यहाँ इस डेफिनेशन ने कहा है
कि जो नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय कमीशन यानी कि SECP ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज और एनी अदर एंटिटी या ऑपरेशन ऑफ एनी अदर लॉ शैल नॉट मेक इट अ पब्लिक सेक्टर। ये जो SECP ने ध्यान देने के लिए कुछ डायरेक्टर वहां पे बिठाए हुए हैं, उसकी वजह से आपने ये नहीं समझना कि वो कंपनी क्या बन गई, पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो दो रूल्स हैं, शेयर्स खरीदने वाला और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने वाला। और अगर SECP ने गवर्नमेंट की वजह से किसी कंपनी खासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे डायरेक्टर बिठा दिए हैं तो वो वाले डायरेक्टर काउंट नहीं होंगे ऊपर वाली गिनती में। ये एक छोटा सा प्रोवाइजो है। और चूंकि ये सेक्शन की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है तो ये याद करना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर में एक हम बड़ा सा सिनेरियो एक्सपेक्ट करें जिसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने डायरेक्टर्स की तादाद दी हुई और फिर हमसे पूछें कि बताओ पब्लिक सेक्टर कंपनी बनी या नहीं बनी। तो बस ये डेफिनेशन है और उसको हमने क्रैम करना है। तो जो चैप्टर 1 में हमारा डेफिनेशंस वाला पोर्शन था जिसमें बहुत सारी तरह की डेफिनेशंस थी, हमने डायरेक्टर्स की कंपनियों की कई तरह की किस्में पढ़ ली। क्या क्या किस्में पढ़ी हैं हमने पब्लिक प्राइवेट पढ़ी, फिर लिस्टेड अनलिस्टेड पढ़ी, SMC पढ़ी, पब्लिक सेक्टर कंपनी पढ़ी, होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी पढ़ी। तो हम बस कंपनियों की टाइप ही पढ़ते रहे। तो ये 2 दिन हमारे मुख्तस थे हमारे स्केड्यूल में, हमने टाइप ऑफ कंपनीज की बात करनी थी। कल हम आके एक खास किस्म की कंपनी है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, और फिर ये जिस SECP का मैंने जिक्र किया ये SECP वगैरह के ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो दैट वाज टुडेज लेक्चर, और हमने अभी कंपनियों की जो कैटेगरीज हैं, जो खासतौर पर जो डेफिनेशंस थी ज़्यादातर, वो हमने कवर कर ली। तो आप अच्छी तरह से इसे देख के आइएगा कल इसी तरह से। अच्छा, लेक्चर के शुरू में बस 2-3 लोग बैठे हुए होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके सारे लोग आ रहे होते हैं। कल वाली क्लास पिछली लेट हो गई थी। नॉर्मली पिछली क्लास अपने टाइम पे ख़त्म होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा, और मैं भी यहीं पे मौजूद होता हूँ। तो मैं फिर रीकैप थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया। आप अगर टाइम से आ जाएंगे तो रीकैप टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है आपको छुट्टी जल्दी हो जाया करे। तो जल्दी छुट्टी के लिए जल्दी तो आ जाएंगे ना? ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।